क्या जॉब करके अमीर बना जा सकता है? पहले अमीर का डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। जॉब करके आप वेल्दी जरूर बन सकते हैं। अगर आपको रिच होना है तो अर्निंग से नहीं, ओनिंग से होना। अगर आप अर्निंग पे फोकस करोगे तो आप रिच नहीं बन सकते। पर रोनाल्ड रीड ने क्या किया, उसने हर महीने जो उसका पैसा बच रहा था उससे उसने जाके एक पैसिव इनकम फंड में निवेश किया। एंड दिस ही डिड फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 45 to 50 years। 50 साल बाद एक झाड़ू मारने वाले के $8 मिलियन की संपत्ति। अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन अ इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट। फाइनेंस में आपको इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं। रादर जो फाइनेंस में इंटेलिजेंट लोग वो लोग लॉस करते। नॉलेज ऑफ फाइनेंस का आपके फाइनेंशियल आउटकम पे कि आपके पास फाइनली कितना पैसा बनेगा तक कोई रिलेशन। और मैं आपको बताता हूँ, आई एम MBA इन फाइनेंस, आई एम CFA, ठीक है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी डिग्री है मेरे पास फाइनेंस। उसके बाद आज भी मैं स्टॉक पिकिंग नहीं करता। कोई मुझसे पूछता है सर निफ्टी का क्या होगा? गरीब होने में और दिमाग से गरीब होने में जमीन आसमान का फर्क। पॉइंट जो गरीब मानसिकता के लोग होते हैं वो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे 0 एफर्ट डालना चाहिए। मैं चाहूँ मेरे को बस एक लॉटरी लग जाए, भगवान करे एक लॉटरी, भगवान एक लॉटरी, पेनी स्टॉक बता दो, ₹5 का खरीदू, 2 साल के अंदर ना सर ₹1000 हो जाए, ये कोई सुजलॉन जैसा शेयर बता दो सर। अरे कैसे बता दूं? आपको लगता है नहीं यार मुझे कुछ नहीं समझ आता, आप चुपचाप निफ्टी 50 के ETF में या निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में जो चीज आपको समझ आती है वो करो, जो चीज नहीं समझ आती ये वॉरेन बफेट का भी फंड है। सालों साल तक वो बिल गेट्स के दोस्त रहे पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, पर सोशल मीडिया में ट्रेंड इज योर एनिमी। यू नो द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्किल somebody needs to develop is not numbers, is not understanding mutual funds, is not understanding equity markets, it is saving yourself from FOMO। मैं खुद ही एग्जांपल, मैंने भी बहुत बार ऑप्शंस शुरू में ऑप्शंस खरीदता था और मैं बहुत पैसे हारा ऑप्शंस। हुआ 8-10 लाख का लॉस। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या जॉब करके अमीर बना जा सकता है? क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि देखो अमीर बनने का तरीका तो ये है भाई बिजनेस करो। अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा तो उसके लिए अमीर बनना बहुत मुश्किल है। तो बहुत लोगों को ये मानना है कि अगर हम जॉब करते हैं, कोई आज 25-30 हजार की सैलरी लेता है, किसी की 50 भी है, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा होता है कि भाई हम अमीर कैसे बनेंगे। तो कोई जॉब करके अमीर बन सकता है, हाँ या ना? और अगर हाँ तो कैसे? देखो इसमें ना आदित्य सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पहले अमीर का डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अमीर आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। ठीक है, हाँ जॉब करके आप वेल्दी जरूर बन सकते हो। अब आप बोलोगे यार वेल्दी और अमीर में क्या फर्क है? वेल्दी का मतलब ये होता है कि जॉब करते करते आप इतने लेवल पे पहुंच सकते हो कि आपकी पैसिव इनकम एक पॉइंट के बाद जाके आपके खर्चों को टेक केयर कर सकती है। समझे, आपके खर्चे कुछ समय बाद जाके ₹1.5 लाख महीने होने वाले। तो आप इस तरह से अपने आप को स्ट्रक्चर कर सकते हो जिससे कि आपकी पैसिव इनकम उस 1.5 लाख को नॉक ऑफ कर सकती है और आपको आपका सबसे मूल्यवान चीज जो टाइम होती है वो वापस कर सकती है। क्योंकि देखिए हम लोग जब से जॉब करते हैं तब हम अपना टाइम बेच रहे होते हैं। हम अपना फाइनाइट रिसोर्स इनफाइनाइट रिसोर्स के लिए बेच रहे हैं। टाइम फाइनाइट है, वो वापस आएगा नहीं। पैसा इनफाइनाइट है, जाता है आता है, जाता है आता है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप पैसे का IPO लेके आ सकते हो, टाइम का IPO भी नहीं लेके आ सकते। आप पैसे उधार पे ले सकते हो, टाइम उधार पे भी नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया, हमने अपनी फाइनाइट रिसोर्स को अपने एक इनफाइनाइट रिसोर्स के लिए ट्रेड किया। नाउ लॉट ऑफ पीपल इस चीज को गलत बोलते हैं, अरे ये ट्रैप है, 9 to 5 ट्रैप है, ये सब आजकल। मेरे हिसाब से ट्रैप नहीं है। ये अधिकांश भारत की स्थिति होगी और बहुत आने वाले समय तक रहेगी, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ प्योरली एंटरप्रेन्योरियल कंट्री। यहाँ पे जॉब्स की बहुत आवश्यकता और बहुत जरूरत है। तो मेरा मानना है कि जॉब करते हुए अमीर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अमीर की सबकी परिभाषा अलग है, पर एक परिभाषा जो कॉमन है वो है वेल्दी होने की, जिसमें यानी कि आप अपने खर्चों को अपनी पैसिव इनकम से स्लोली मीट कर सकते हो। ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और अगर कोई करना चाहता है ये चीज तो कैसे कर सकता है? देखिए आपको ना लाइफ को कुछ फेजेस में बांटना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने फर्स्ट फेज पूरा किया एजुकेशन का, आपको जॉब लगती है। अब क्या हो गया कि हमारे यहाँ ना हमारे को एक धारणा दी गई है आदित्य कि बेटा तू 10वीं कर ले तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बेटा तू 12वीं कर ले फिर लाइफ सेट हो जाएगी। बेटा सबको ये कहा जाता है, मेरे को भी ये कहा जाता है, सबको ये कहा। तो हमें ना हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एजुकेशन बहुत टायरिंग लगता था कि यार बस चल बेटा 2 कदम और चल ले, 2 कदम और चल ले, 2 कदम और चल ले। तो जैसे हम आखिरी पायदान पे पहुंचे तो हमें लगा कि यार हो गया। अब वो आखिरी पायदान किसी के लिए BCom था, किसी के लिए MBA था, किसी के लिए इंजीनियरिंग थी, किसी के लिए कुछ भी था, जो भी आपने फाइनल एजुकेशन करी, तो आपको लगा अब तो मंजिल आ गई यार। अब उस दिन आप जॉब में घुसते आपको अब यार ये तो जो इतने टाइम से कर रहे थे उसका आधा काम तो जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पे तो कोई और ही स्किल चाहिए। तब आपको पता चलता है एक्चुअली आपको स्किल चाहिए थी, एजुकेशन तो चाहिए ही नहीं थी इतनी ज्यादा। ठीक है, एजुकेशन तो आपको बेसिकली सिर्फ जो कहते हैं कि अपग्रेड ये करती है, अवेयर करती है, पर स्किल जो है आपको मनी मेकिंग बनाती है। एंड ऑफ द डे पैसा बनाना ना भाई,
तो स्किल बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप ये पूरे स्कैम से बाहर निकलते हो कि बेटा 2 साल और 2 साल और 2 साल और, तो नई चीज आपको हिट करती है कि यार अब तो ओ माय गॉड, अब तो स्किल लगना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ना लोग टायर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चल यार बहाव के साथ चलते हैं, आज 25,000 मिल रहा है, चल 25,000 लेते हैं। तो उनमें ना वो ऊर्जा खत्म हो जाती है, एक एनर्जी खत्म हो जाती है कि अपने आप को अपस्किल करके अपनी तनख्वाह को तेजी से बढ़ाए। तो आपका जो फर्स्ट 5 इयर्स है जॉब का, उसमें आपको ये एम करना है कि आपने जहां से भी स्टार्ट किया है, आपकी उस 5 साल में तनख्वाह 3 से 4 गुना बेयर मिनिमम हो जाए। बेयर मिनिमम कह रहा हूं, मेरी तनख्वाह 6 साल में 6 गुना हुई थी। 6 years में माई सैलरी वेंट अप फ्रॉम 7 लाख रुपीज पर एनम टू ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज पर एनम इन विद इन 6 years। 23 के एज के आसपास ज्वाइन किया था, 23-24 पे, और बाय द टाइम आई वाज 28, 29, 30 तब तक मैं 40 लाख पे पहुंच चुका था। तो यानी मैंने क्या किया, मैंने इनिशियली फोकस किया, चल बेटा फटाफट लॉ पढ़ो, सीएफए पढ़ो, एक्सेल के कोर्सेज करो, पावर बीआई करो, या फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो, कुछ भी सीखो, अपनी जो है एक्टिव इनकम को बहुत तेजी से बढ़ाओ, क्योंकि वही आपका आधार बनेगी। दैट्स योर बैकबोन फॉर एवरीथिंग एल्स व्हाट यू वांट टू डू। तो सबसे पहला फेज अपनी लाइफ का जो पहले 5 साल है, उसमें हाइपर फोकस करके अपनी तनख्वाह को बढ़ाओ। आप जॉब में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बहुत से लोगों को तो जॉब भी नहीं मिलती, तो आपको जॉब मिल गई है ना, अब आप अपनी जॉब में नंबर 1 बनो और अपने आप को आगे बढ़ो। देखो, आपको मजेदार बात बताऊं, अगर आपको भारत के टॉप 1% में आना है, तो आपके हिसाब से आपकी कितनी एनुअल इनकम होनी चाहिए? 3-4 लाख रुपए एनुअल, टॉप 1% में आने के लिए। मतलब तो अभी तो यही नहीं, 3.25 लाख रुपए महीना। 3.25 लाख रुपए महीना, तो आप भारत के टॉप 1% में हो गए। टॉप 10 में आने के लिए आपको 25,000 रुपए महीना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप इतनी मेहनत करो कि आप एटलीस्ट भारत के टॉप 1-2% में आ जाओ? तो 2-2.5 लाख रुपए महीना अगर आप लेके आ गए अपनी इनकम, तो आपके ना बाकी सारे मैटर सॉर्टेड हो जाएंगे, बहुत सॉर्टेड हो जाएंगे। और क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अपग्रेड करके, स्किल्स पाके, डेफिनेटली। तो फर्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ, एक्सट्रीम हाइपर फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग योर सैलरी, नॉट इंक्रीजिंग, नो इंक्रीमेंट्स, मल्टीप्लाइंग योर सैलरी। तो ये फोकस होना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स जर्नी है, ये सबको भी स्टार्ट करिए, ताकि आप अपना एक पर्टिकुलर टाइम तक अपना फाइनेंशियल फ्रीडम बाय इन्वेस्टमेंट्स अचीव कर सकें। तो ये तरीका है। तो बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि अगर वो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते, राइट, जैसे आप तो फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो, राइट, बहुत सारे लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते, कोई साइंस बैकग्राउंड से आता है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है, एवरीवन इज नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड। एंड पर्टिकुलरली अगर कॉमर्स में भी लोग फाइनेंस को एज अ फोर्टे नहीं लेते, बहुत लोग मार्केटिंग साइड पे भी जाते हैं। तो अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, क्या उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है अमीर बनना या फिर वेल्थ जनरेट करना ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स? और अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो अगर वो कर सकता है तो कैसे कर सकता है? सबसे बड़ा प्लेग्राउंड ही है। तो आपके क्वेश्चन में जैसे मैंने वेल्दी का आंसर दे दिया, अब है ना रिच का भी आंसर मैं आपको देता हूँ। ठीक, आपने बोला कि क्या आपका क्वेश्चन था कि मैं क्या अमीर बन सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट में रहकर। तो एक जेंटलमैन है, उनका नाम है इग्निशियस नोरहाना, ये उनका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ही इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ डीमार्ट, जो बहुत बड़ी हमारी चेन है, ये रिटेल चेन है। आज उनके पास कंपनी में करीबन 3% शेयर्स है। एंड आई डोंट नीड टू टेल यू कि आज डीमार्ट की मार्केट कैप कितनी है। इट्स इन द रेंज ऑफ 3-4 लाख करोड़ की रेंज है। तो मतलब मोटा मोटी आप समझो उनका 10-12 हजार करोड़ रुपए का उनके पास डीमार्ट के शेयर्स है, जिसमें वो पिछले 18 साल से या 20 साल से, जब से डीमार्ट ऑलमोस्ट बनी थी, तब से काम कर रहे हैं। तो आप है ना, 2 चीजें याद रखो, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको वेल्थ ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं, आप वेल्दी हो जाओगे। ठीक है, मतलब जिसमें आपका पैसिव इनकम से आप निकाल सकते हो। पर अगर आपको रिच होना है तो अर्निंग से नहीं, ओनिंग से होते हो। अगर आप अर्निंग पे फोकस करोगे तो आप रिच नहीं बन सकते, वेल्दी बन सकते हो, वेल्दी बन सकते हो। पर अगर आप ओनिंग करते हो, किसी चीज को ओन करते हो, अपनी इक्विटी को ओन करते हो, दूसरों की इक्विटी को ओन करते हो, किसी भी प्रकार की इक्विटी को ओन करते हो, तो आप डेफिनेटली रिच बन सकते हो। यू कैन नॉट बिकम रिच बाय बिकमिंग एन अर्नर, यू कैन बिकम रिच बाय बिकमिंग एन ओनर। तो ये डिफरेंस है। हाँ, बहुत लोगों का ना यहाँ पे ये भी मानना है, जैसे मेरा अगला सवाल भी उसी चीज से है। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते तो उनके लिए अमीर बनना बहुत मुश्किल है। अब जैसे आप तो फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो, तो बहुत सारे लोग आपको भी बोलते हैं कि संजय सर आप तो फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो, तो आपके लिए तो फिर भी आसान है वेल्थ की बातें करना, वेल्थ बनाना। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि हम तो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते, तो हम अमीर कैसे बने? तो यहाँ पे बात ये है कि जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते, उनकी अमीर बनने की प्लेबुक क्या होनी चाहिए? वो अगर पैसा कमाना चाहता है, अच्छा खासा अमीर बनना चाहता है, लाइफ में वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? इसको मैं कहानी के साथ जवाब दूंगा।
रोनाल्ड रीड करके एक जैनिटर थे, सुनिए स्टोरी आपने। तो जैनिटर क्या होता है, मतलब भारत में जैसे झाड़ू मारने वाले को वहां जैनिटर बोलते हैं यूएसए में। अब इससे ज्यादा तो कम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस किसी के पास होगी नहीं जो बंदा झाड़ू मार रहा है, मॉपिंग कर रहा है फ्लोर की। अब वो आदमी अगर हमारे भारत में हो, ठीक है, जिसकी तनख्वाह समझो कोई झाड़ू मारने वाले की कितनी होगी, 8,000 रुपए महीना, 7,000 रुपए महीना, उससे तो मुश्किल है। अब उसके पास 500 रुपए बचते हैं महीने के अंदर। तो हमारे यहाँ का बंदा कैसे सोचता है कि मैं लॉटरी की टिकट ले लेता हूँ, ठीक है, शायद मेरे 500 के 5,000 हो जाए, 10,000 हो जाए। वो हर बार लेता रहता, पर कोई जैकपॉट लगता नहीं उसका, क्योंकि वो ऑड्स आर अगेंस्ट यू ना, तो गेम ही ऑड्स का है, तो आप ऑड्स आर टोटली अगेंस्ट, स्टैक्ड अगेंस्ट यू। पर रोनाल्ड रीड ने क्या किया, उसने हर महीने जो उसका पैसा बच रहा था उससे उसने जाके एक पैसिव इनकम फंड में निवेश कर दिया। एंड दिस ही डिड फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 45 to 50 years। 50 साल बाद एक झाड़ू मारने वाले के पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। $8 मिलियन, जो यूएसए के उस टाइम के टॉप 0.5% लोगों में आते थे, 1% में भी टॉप 0.5% लोग आते। तो इस बात पे वॉरेन बफेट का एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट मुझे याद आता है, अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन अ इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान। फाइनेंस में आपको इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं है, रादर जो फाइनेंस में इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग लॉस करते हैं। यही एक बंदा जो आई बैंकर था, ठीक है, आई बैंकर था, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मतलब फाइनेंस की सर्वोच्च जॉब जो होती है वो आई बैंकर होती है, ठीक है। 2008 के क्रैश में उसका घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया, बिकॉज सब कुछ उधार पे था। तो अब आप मुझे बताओ कि एक व्यक्ति जिसके पास फाइनेंस की पूरी नॉलेज थी, सबसे महंगा जॉब कर रहा था, बहुत तनख्वाह कमा रहा था, वो बैंकरप्ट हो गया, और एक तरफ एक झाड़ू मारने वाला था जिसने कुछ नहीं किया, अपनी इनकम में से थोड़ा पैसा बचा के उसको डिसिप्लिन तरीके से एक सिंपल S&P 500 के पैसिव इंडेक्स फंड में डाल दिया, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 का पैसिव इंडेक्स फंड। पर क्या किया उसने, वो डाला 50 साल तक, 45-50 साल तक, और $8 मिलियन उसके पास थे। अब सोचो आगे आने वाली जनरेशंस को उसने कितना ठीक कर दिया। तो देखिए आपके परिवार में कभी कभी क्या होता है कि आप इतने एंटाइटल्ड नहीं होते, आप एक गरीब परिवार से होते हैं, तो कभी कभी एक जनरेशन लग जाती है एक परिवार को पूरा उठा के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। तो अगर आप पे वो दारोमदार है तो आपको थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ फाइनेंस का आपके फाइनेंशियल आउटकम पे, कि आपके पास फाइनली कितना पैसा बनेगा, का कोई रिलेशन नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो फाइनेंस में अमेजिंग है पर उनके फाइनेंशियल स्किल्स बेकार हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, फ्रूगैलिटी का फॉलो करते हैं, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट का फॉलो करते हैं, ज्यादा छेड़ाखानी नहीं करते, बस वो लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। और मैं आपको बताता हूं, आई एम MBA इन फाइनेंस, आई एम CFA, ठीक है, दुनिया की 2 सबसे बड़ी डिग्री है मेरे पास फाइनेंस की। उसके बाद आज भी मैं स्टॉक पिकिंग नहीं करता। ये बात आपके साथ हम लोग बात कर ही रहे थे। हाँ, हम जो बात कर रहे थे। हाँ। मैं आज भी स्टॉक पिकिंग नहीं करता, मैं आज भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता हूँ। तो मैं क्यों ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा कोर काम नहीं है कि मैं स्टॉक पिकिंग करूं, मैं 24 घंटे मार्केट्स के बारे में समझता रहूं। मेरा कोर काम कुछ और है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, या फिर मैं फाइनेंस के बारे में पढ़ाता हूं लोगों को। तो ये कंटेंट क्रिएशन है, ये सब काम है मेरा फोकस उधर है। यहाँ स्टॉक्स में मेरा फोकस ही नहीं है। कोई मुझसे पूछता है सर निफ्टी का क्या होगा, मुझे नहीं पता। सर कल को क्रैश कर गई तो मुझे नहीं पता। क्रैश करके ठीक है, ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, तो ऊपर चढ़ गए कम मिल जाएंगे। तो मैं देखता हूं कि मेरा जो टाइम फ्रेम है, मैं देखता हूं गोल मेरा क्या था, उसके बेसिस पे मैं निवेश कर रहा हूं। क्या वो निवेश ठीक चल रहा है, क्या वो गोल के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, बस उससे ज्यादा मैं कोई नहीं सोचता, उससे ज्यादा मैं नहीं देखता। काफी इंटरेस्टिंग है ये। मेरे से ना बहुत टाइम पहले किसी ने एक बात बोली थी कि गरीब होने में और दिमाग से गरीब होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ लोग गरीब होते हैं और कुछ लोग दिमाग से गरीब होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब वर्सेस गरीब माइंडसेट जो है, ये डिफरेंस बहुत लोगों को समझ नहीं आता। तो इसको अगर आप विस्तार से समझा पाओ, एकदम एक्सप्लेन कर पाओ, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और उन्हें समझ में आए कि माइंडसेट गरीबों वाला होने में और गरीब एक्चुअली में आप पॉकेट से गरीब कितने हो उस होने में क्या डिफरेंस आता है। देखो बहुत ही, मतलब मैं आपको आदित्य बोलना चाहूंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है और इतना इजीली सिंप्लीफाइड तरीके से बहुत कम लोगों ने आज तक मुझसे एक कम सवाल पूछा। देखिए गरीब मानसिकता ये है कि जब आप अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करना चाहते, जो चीज आप कंट्रोल करते हो वो कंट्रोल नहीं करना चाहते, और ब्लेम सारा दुनिया पे डालते हो या एक्सपेक्टेशन सारी दुनिया पे डालते हो। बहुत सिंपल, ठीक है। आप अपना जो कर सकते हो वो कर रहे नहीं हो, और जो आप कंट्रोल कर नहीं सकते उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। यही कारण स्ट्रेस का भी होता है।
जब लोग कहते हैं ना मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जो आपके साथ हो रहा है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो स्ट्रेस होने लग जाता है। आपके कंट्रोल में तो आपका रिएक्शन है, ठीक है। हमारे महात्मा गांधी जी बोलते थे एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर देना। अब मैं कह रहा हूं वो भी एक रिएक्शन है, ठीक है, तो उनको स्ट्रेस ही नहीं होगा, स्ट्रेस सामने वाले को होगा, यार मैंने एक मारा था तो दूसरा आगे लेके आ गया। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो गरीब मानसिकता के लोग होते हैं वो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे जीरो एफर्ट डालना चाहते हैं। हर चीज दूसरे पे डालना, हर चीज दूसरे पे मोहताजी करनी, मोहताजी वर्ड है। मैं चाहूं मेरे को बस एक लॉटरी लग जाए, भगवान करे एक लॉटरी, भगवान एक लॉटरी लग जाए। अरे काय को लगे तेरे को लॉटरी, ठीक है। एक बंदे को लॉटरी लग गई केबीसी में, 7 करोड़ रुपए जीत के गया, 1 साल में फिर से गरीब हो गया। बिहार का लड़का था, काफी फेमस कहानी है वो। तो उसको 5-7 करोड़ मिलने के बावजूद वो 1 साल में फिर से गरीब हो गया, वहीं आ गया। और यही बिल गेट्स कहते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, सब लोग बात करते हैं कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, टॉप 2% के पास 50% वेल्थ है दुनिया में। तो बोलते ठीक है, काम करते हैं हम, ये 800 करोड़ लोग हैं, सबको वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बोले 10 साल बाद मिलेंगे, 10 साल बाद जिनके पास शुरू में पैसे थे उन्हीं के पास पैसे होंगे, और जिनके पास नहीं थे वो वापस गरीब हो जाएंगे। क्योंकि पैसा इज नॉट अबाउट पैसा, इट्स अबाउट मानसिकता। आप पैसे को कैसे हैंडल करते हो। तो गरीब मानसिकता है अपने ऊपर काम ना करना, अपनी ग्रोथ नहीं लाना, अपने चीजों को कंट्रोल नहीं करना, अपने आपके खर्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, उधार पे उधार लिए जा रहे हो। ये है गरीब मानसिकता। और अपेक्षा ये करना कि स्टॉक मार्केट में कोई ऑप्शन खरीदो, आज 10 रुपए में खरीदो, कल 500 का हो जाए, ठीक है। या कोई ऐसा निवेश, ऐसी कोई कंपनी बता दो संजय सर, कोई पेनी स्टॉक बता दो, 5 रुपए का खरीदो, 2 साल के अंदर ना सर 1000 रुपया हो जाए, ये कोई सुजलॉन जैसा शेयर बता दो सर। अरे कैसे बता दो, मेरे को नहीं पता, और तुम्हें क्यों चाहिए भाई। तो एंड ऑफ द डे, जब तक एक व्यक्ति दूसरे पे अपेक्षा और खुद की मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो गरीब मानसिकता करेगा। अपने ऊपर मेहनत करेगा और दूसरे से अपेक्षा कम रखेगा, वो ऑटोमेटिकली अमीर बनना चालू हो जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ पुअर एंड अ पुअर माइंडसेट पर्सन। आप गरीब हो, ये आपकी गलती नहीं है, आप गरीब मानसिकता के हो, ये आपकी गलती है। आप कंसल्टिंग भी करते हो कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, ठीक है, एंड आप फाइनेंस एजुकेटर भी हो। तो यहाँ पे मेरा एक बड़ा इंट्रीगिंग सवाल है, और मेरे को काफी टाइम से मेरा मन था कि मैं ये चीज भी लोगों के सामने लेके आऊं। पैसे से पैसा कैसे बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल लेवल पर पैसे से पैसा कैसे बनता है, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर पैसे से पैसा कैसे बनता है। देखो, क्योंकि आपने दोनों दुनिया देखी है, बहुत अच्छा दोनों चीजों को समझाओ। देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। हमारे ना एक कहावत है बिजनेस वर्ल्ड में कि जिसके पास पैसा होता है ना, उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और मारवाड़ी में इसको कहा जाता है घी में घी डलता है। कभी आपने सुना तेल में घी डलता है, घी में घी डलता है। तो जो अमेजिंग बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने आप को घी बनाना जानते हैं, हाई क्वालिटी। अब एक उदाहरण देता हूं, आप समझिए एक सप्लायर, मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। आप एक सप्लायर, ठीक है, आपको अपना पदार्थ है, समझो आपके ग्लास है कोई, ठीक है। अब आपको 2 कंपनियों को सप्लाई करना है, कंपनी ए, कंपनी बी, ठीक है, एक रामलाल एक श्यामलाल। अब आप गए रामलाल के, आपने देखा रामलाल की बैलेंस शीट में बहुत पैसा है, ठीक है, उसके पास सब दुनिया बोलती है यार भाई के पास अकाउंट में ना 100-100 करोड़ रुपए। अरे श्यामलाल, उसके पास पैसे नहीं अकाउंट में, आप किसको माल दोगे? जिसके पास पैसा है। क्यों? पैसे जरूरत तो उसको है, ताकि वो आपसे माल खरीदा के धंधा करे, आप उसको माल नहीं दे रहे यार। अरे पर क्षमता भी तो होनी चाहिए, मतलब परचेजिंग पावर भी तो प्रिसाइसली उसी के पास है जिसके पास पैसा है। अच्छा, अब चलो आप दोनों को देने को तैयार हो, उधार किसको दोगे? रामलाल को, जिसके पास पैसा है। उसको जरूरत क्या है उधार की? जिसके पास पैसा है उसको उधार की क्या जरूरत है? नहीं, वो ऐसे चुका भी तो सकता है कि जिसमें है नहीं उसको दे दूंगा तो वो चुकाया कैसे? प्रिसाइसली। आप श्यामलाल से डर रहे हो कि भाई मैं इसको माल दे दूंगा, भाई के पास पैसे है नहीं, पता चला पैसे आए नहीं आए, आई डोंट नो। तो उस अनसर्टेनिटी को बीट करने के लिए आप श्यामलाल को बोलते हैं बेटा कैश डाउन कर, माल लेके जा, ठीक है। और रामलाल को आप क्या बोलते हो? सर ये ग्लास भेज रहा हूं, 30 दिन बाद देना पैसे, आराम से देना सर, कोई चक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है रामलाल के पास पैसे। तो बिजनेस में अब क्या हुआ ना, मेरे को पैसे खर्च करने पड़े, मैंने तिजोरी में पैसे रखे हुए और आपने देखे भी नहीं है, आपको सिर्फ शोर आ रहा है कहीं से कि यार भाई के पास पैसे है, और आपसे मैंने माल उधार में ले लिया 30 दिन का,
इसको प्रोसेस करूंगा, आगे बेचूंगा, पैसा लूंगा फिर आपको दूंगा। तो मेरा तो गांव के पैसे पे काम हो गया ना। मेरे को तो पैसे लगे नहीं मेरी जेब के, मेरे तो पैसे जो थे वो सुरक्षित वहीं रह गए। वो जो जितने भी रेट से कंपाउंड हो रहे थे, 8 से हो रहे थे, 6 से हो रहे थे, 10 से हो रहे थे, कितने भी रेट से हो रहे थे, तो कंपाउंड हो रहे। तो एक बिजनेसमैन पैसे से पैसे सिर्फ इस तरीके से नहीं कमाता कि वो इन्वेस्टमेंट्स बेटर करता है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट भी बेटर कर सकता है कि भाई आज उसके पास अगर पैसे हैं तो वो ऐसी डील खरीद सकता है जो आज बिल्कुल डिस्ट्रेस में, वो आज के आज वो जमीन ले सकता है। कोई भी जो प्रॉपर्टी आ गई या फिर कोई फैक्ट्री आ गई, आपके बिजनेस में कोई फैक्ट्री आपने खरीदनी थी, आ गई। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो डील आप ही के पास आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि रामलाल के पास पैसे हैं। आप सोचो, रामलाल के पास पैसे हैं तो सप्लायर उधार दे रहा है, रामलाल के पास पैसे हैं तो बैंक भी रामलाल के पास आ रहा है कि सर थोड़ा पैसा हमसे ले लो ना। हाँ, ऐसा कहते हैं कि बैंक्स भी उन्हीं को लोन देते हैं जिन्हें लोन की जरूरत नहीं होती। घी में घी डलता है। तो बिजनेसमैन जो थोड़ा अपनी ताकत बना लेता है ना, वो मार्केट में कमांड करता है रिस्पेक्ट। सारे सप्लायर उसके यहां लाइन लगा के खड़े होते हैं। बेस्ट माल देंगे, सबसे जल्दी देंगे, उधार में देंगे और सस्ता देंगे। क्यों? क्योंकि भाई के साथ, रामलाल जी के साथ धंधा करता। आज सबको पता है कि रिलायंस प्रताड़ित करता है अपने सप्लायर्स को, इतना कॉस्ट कटिंग, फिर भी लोग रिलायंस के साथ काम करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है पैसा नहीं डूबेगा रिलायंस में। करोड़ों रुपए का माल सप्लाई करके बिना निश्चिंत बैठे होते हैं, पता है पैसा आ जाएगा रिलायंस, कहीं नहीं जा रहा। और यही कोई और 40-45 साल की क्रेडिबिलिटी है। तो आज उसको वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ रहा। आप सोचो, HUL है, यूनिलीवर है। यूनिलीवर एक वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता है। साइकिल कैसा है? समझो मैं यूनिलीवर हूं, आप मेरे सप्लायर हो और यहां मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर है। मैंने आपसे सामान लिया, ठीक है, उसको प्रोसेस किया, 20 दिन में प्रोसेस किया और मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। आपसे 100 में लिया, इनको 200 में बेच दिया, ठीक है जी। मोटा मोटी इक्वेशन है। अब इनसे मुझे 200 रुपए आ रहे हैं 30 दिन में, ठीक है जी। मैंने आपसे सामान लेके प्रोसेस करने में 20 दिन और खर्च कर दिए, तो मेरे पास 40 दिन हो गए। मैं आपको पैसे दे रहा हूं 150 दिन बाद, तो यानी मेरे पास तो 110 दिन का फ्री का पैसा पड़ा है ना। आपसे मैंने पैसा ले लिया, आपसे सामान ले लिया, पैसा नहीं दिया, उसको प्रोसेस करके इसको दे दिया सामान और इसके पैसे भी ले लिए। आपके पैसे में उसके भी 110 दिन बाद दे रहा हूं, तो भाई मेरे पास तो 110 दिन का फ्री पैसा हो गया ना। तो आज यूनिलीवर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे चलता है अपने ब्रांड नेम की वजह से। इसका मतलब क्या है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का साइकिल का मतलब है कि सप्लायर के पैसे से, भाई बिजनेस क्या होता है, मैंने आपसे लिया, उस पर वैल्यू एड किया, आगे बेच दिया, यही बिजनेस है। सिंपल सी बात है। मैंने आपसे लिया, आपको पैसे ही नहीं दिए, तो मेरी तो लागत नहीं लगी, कोई लागत नहीं लगी। मैंने उसको प्रोसेस करने में कुछ समय लगाया, भाई को पैसे दे दिया, उसने मुझे 30 दिन में पैसा दे दिया और मैं आपको 150 दिन बाद पैसे दे रहा हूं। तो इसे कहते हैं हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। अपना पैसा आप यूज ही नहीं कर रहे हो, अपना पैसा मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे पैसे में जुड़ते जा रहा है, मेरा पैसा बड़ा हो रहा है और फिर भी मुझे पैसे की इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जब मेरे पास इतनी बड़ी तिजोरी भर जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स लगा सकता हूं, ठीक है, मैं बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकता हूं, मैं माल को सस्ता कर सकता हूं, मार्केट में क्रेडिट फेंक सकता हूं, तो मेरी वहां ग्रोथ हो जाएगी। और यहां मेरा आदित्य भाई बैठे, बोले रामलाल जी पैसे लेके बैठे, कोई चक्कर नहीं है, इनको तो हम उधार पे देंगे माल। दिस इज हाउ द बिजनेस इकोसिस्टम वर्क्स। घी में घी डलता है, पर आपको पहले अपने आप को घी बनाना पड़ता है। ओके। तो ये बिजनेस के पास, अगर आपके पास उसके पास पैसा दिखाने को है और उसने मार्केट में हवा मचाई कि भाई के पास पैसा है, तो वो पड़े हुए पैसे को जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज लार्सन एंड टूब्रो, उसको जब तक पेमेंट नहीं आती वो अपने वेंडर को पेमेंट ही नहीं करता। आप चेक कर लो उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल। जब तक उसको पेमेंट नहीं आ जाती अपने क्लाइंट से, वो अपने वेंडर को पैसा ही नहीं देता, क्योंकि उसके वेंडर को पता है इसके यहां पैसा डूबेगा नहीं। यही कोई छोटा मोटा होता कॉन्ट्रैक्टर, तो ये तो लाइन लग जाती पीछे वेंडर्स की कि भाई दो ना, जल्दी दो ना पैसे, केस कर देते, ये कर देते, क्योंकि वो लार्सन एंड टूब्रो है। तो अगर मान लो कोई छोटा बिजनेस चला रहा है, ये थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, इसके बाद इंडिविजुअल पे आएंगे। तो अगर कोई छोटा बिजनेस चला रहा है, तो जो छोटा बिजनेस चला रहा है वो तो इतनी बड़ी चीज पे खेल ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो भी पैसे से पैसा बनाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? हमने एग्जांपल लिया यूनिलीवर का या लार्सन एंड टूब्रो का या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का। आपका क्वेश्चन है कि एक छोटा व्यापारी वो क्या करे। देखिए, छोटे व्यापारी को अगर यूनिलीवर बनना है तो उसको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है। आदित्य जिस दिन पहले दिन रामलाल जी को माल देगा तो रामलाल जी को उसी दिन उसको पैसे देने हैं। तो आदित्य बोलेगा जगह ठीक लग रही है,
5 बिल के बाद आदित्य बोलेगा रामलाल जी आप है ना 15 दिन का उधार ले लो, कोई चक्कर नहीं, माल डबल ले लो मुझसे, आप है ना ये दूसरा एक और वेंडर है उसको साइड करो, आप मेरे से ही माल लो, चिंता मत करो, मैं आपको 15 दिन का उधार देता हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई उधार की। तो पहले मेरे को अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है। क्रेडिबिलिटी पूरे बिजनेस में एक ही तरह से एस्टैब्लिश होती है, जो बोलो वो करो, अपने बस इतना ही चाहिए। बिजनेस में और कुछ करना ही नहीं होता। आपने अपने कस्टमर को जब वादा किया वो पूरा कर लो, सप्लायर को जो वादा किया वो पूरा कर लो, उससे एक दिन पहले कर लो, वादा चाहे 2 दिन बाद का कर लो, पर उससे एक दिन पहले पूरा कर दो कि भाई अच्छा आदित्य जी आपको कब पैसे देने थे, 15 अक्टूबर को, ये लो जो 14 अक्टूबर को आपके पैसे आ गए अकाउंट में। आप बोला यार बंदा मस्त है यार, काम करेंगे इसके साथ। हर जन को ऐसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि सब त्रस्त होते हैं, कोई ना कोई उसको चीट कर रहा होता है। तो एज अ स्मॉल बिजनेस आप ये फोकस करो, चाहे अपना स्केल छोटा रखो, चाहे कहीं से भी उस टाइम बेग बोरो स्टील करो, पर अपने शब्द को मरने मत दो। अगर आपने अपने शब्दों को मरने दिया तो उसके बाद आपके साथ कोई धंधा नहीं करेगा। ये तो बिजनेस के लेवल की बात है। इंडिविजुअल लेवल पर पैसे से पैसा कैसे बनता है? अगर कोई इंडिविजुअल बनाना चाहता है तो जो बिजनेस नहीं कर रहा है, या फिर इंडिविजुअल लेवल पर कोई करना चाहता है। अब देखो क्या होता है ना, पैसे में ना खुशबू होती है। अच्छा। हाँ, पैसे में खुशबू होती है। जैसे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं इंडिविजुअल के, ये सारे बैंकर्स को खुशबू आ जाती है कि भाई इस सबके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो कल से आपको बैंक के एफडी का वाले का फोन आ जाएगा, कोई इंश्योरेंस बेचने वाले का फोन आ जाएगा, कोई ना कोई फोन जरूर आ जाएगा। आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले आप अपने पैसे को पार्क कर दो। अगर आपके पास इमीडिएटली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इमीडिएटली एक बार के लिए सिर्फ एफडी में पार्क कर दो, ठीक है? क्योंकि अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर आपको लिक्विडिटी चाहिए जब जब इमीडिएटली पैसा, कुछ समझो कोई अपॉर्चुनिटी आ गई। उसके बाद जैसे एक इंडिविजुअल के पास थोड़ा कैपिटल आ जाता है, तो उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी स्कैन करे। अगर उसको लगता है कि उसके पास कोई रियल एस्टेट में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, लमसम की अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई जगह पे वो प्लॉट खरीद सकता है जहां उसको लगता है कि मैं पैसे ब्लॉक कर सकता हूं 4-5 साल के लिए, और उसके बाद वहां पे बड़ा हो जाएगा पैसा, मुझे इस पैसे की इमीडिएटली आवश्यकता नहीं है, तो मैं लगा सकता हूं, तो वो अपॉर्चुनिटी स्कैन करे। अगर वो सोचता है सर मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल डिस्ट्रेस करना चाहता है, तो कुछ ना करे, या म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में एसआईपी कर दे और लगा रहे, चुपचाप अपनी वेल्थ बनाता रहे। एसआईपी अगर 20,000 की कर रहा था उसको बढ़ा के 50,000 की कर दे, 70,000 की कर दे, अगर ज्यादा पैसे आ गए तो। उसके अलावा कोई ऐसी चीज ना करे जो उसे समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने बोला ना पैसे में महक होती है। अचानक से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करने लग जाएगा। कोई एफएनओ के लिए करेगा, कोई पेनी स्टॉक के लिए करेगा, कोई कहेगा सर हमारी सब्सक्रिप्शन खरीद लो, हमारे बेस्ट 60% स्ट्राइक रेट, 70% स्ट्राइक रेट होता है, ये होता है, वो होता है। और आपके पास पैसा होगा, वो जेब में उछल रहा होगा, तो आप कर भी लोगे। आपसे गलती होगी, मुझसे भी हुई है, ऐसा नहीं है मैं भगवान नहीं हूं, मेरे से भी हुई है। उसी लर्निंग के माध्यम से कह रहा हूं कि पैसे में खुशबू होती है, और वो खुशबू से लोग आ जाते हैं, सूंघ के आ जाते हैं। तो उनसे दूर रहो। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, उनसे एकदम दूर रहो। आप क्या कर सकते हो, आपको क्या चीज समझ आ रही है वो काम करो। आपको रियल एस्टेट समझ आता है, आपको प्रैक्टिस है, ठीक है, तो आप करो। आपको लगता है नहीं यार मुझे कुछ नहीं समझ आता, आप चुपचाप निफ्टी 50 के ईटीएफ में या निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, एसआईपी कर दो या लमसम पटक दो, जो करना है कर लो, बट वो करो जो आपको समझ आता है, वो करो जिसमें आपका कन्विक्शन है। बोरोड कन्विक्शन मत लो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बोरोड कन्विक्शन मतलब समझो कि आदित्य ने कुछ मेरे को बात बोल दी कि सर वो एफएनओ में हम ऐसे करते हैं, मैं महीने का 3% बना लेता हूं, तो ये बोरोड कन्विक्शन होगी अगर मैं वो यूज करने लगा। हाँ, बिना सीखे, या तो मैं पहले बहुत अच्छे से इसको सीखूं, समझूं, ट्राई करे, या छोटे स्केल पे ट्राई करूं, छोटे कैपिटल के साथ ट्राई करूं। पर अगर आप ही के कन्विक्शन को टोटली मैं इंप्लीमेंट कर दूं और पूरे कैपिटल के साथ कर दूं, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, मेक सेंस। तो इसे हम बोरोड कन्विक्शन कहते हैं। बोरोड कन्विक्शन पे कभी काम मत करो। जो चीज आपको समझ आती है वो करो, जो चीज नहीं समझ आती मत करो। ये वॉरेन बफे का भी फंडा है। सालों साल तक वो बिल गेट्स के दोस्त रहे, पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी माइक्रोसॉफ्ट। चेस खेलते थे 8-8, 10-10 घंटे साथ घूमते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करी उन्होंने, क्योंकि उनको समझ नहीं आई। जब समझ आ गई तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। एप्पल में इतने सालों तक वो इन्वेस्टेड रहे, तो उनको समझ आ गई टेक्नोलॉजी की, भाई ये काम भाई सही कर रहा है, इसका काम ठीक है, अब आ गई। इसका मतलब ये नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट खराब था, सिर्फ ये मतलब था कि उनको समझ नहीं आया। उनको 10 अपॉर्चुनिटी और समझ आई, कोको कोला समझ आ गया, जिलेट समझ आ गया, बैंक ऑफ अमेरिका समझ आ गया, तो उन्होंने वहां पे से डाल दिया। तो अपॉर्चुनिटीज की तो कमी है नहीं मार्केट में। वो करो जो आपको समझ आता है, वो मत करो जो आपको नहीं समझ आता। बोरोड कन्विक्शन पे नहीं चलना। ठीक है, मेक सेंस। मैंने एक चीज और अपने आसपास ना बहुत देखी है ये चीज। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो थोड़े वेल्दी हैं, जिन पे पैसा थोड़ा ज्यादा है। वो लोगों को ना, मतलब अमीर लोगों में मैंने ये चीज नोटिस करी है कि अमीर लोग ना चाहे एसेट खरीदे चाहे लायबिलिटी, पैसा वो दोनों चीजों से बना लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे अमीर लोग देखे हैं जो अपनी लायबिलिटी से भी पैसा बना लेते हैं, मतलब अपनी लायबिलिटी को भी एसेट में कन्वर्ट करके उससे भी कुछ रिटर्न निकाल लेते हैं। सही कह रहे। तो ये चीज
आई एम श्योर कि आपने भी देखी होगी अपने आसपास होते हुए। तो ये कैसे होती है, और अगर कोई आम आदमी जो शायद उतना अमीर नहीं है लेकिन उसके बाद फिर भी कुछ लायबिलिटीज हैं, वो कैसे इस चीज को कर सकता है? देखो, आप जो बात कर रहे हो वो है जैसे आजकल हम फ्रैगमेंटेड ओनरशिप कहते हैं आजकल, काफी एक वर्ड यूज होता है। जैसे हमारा एक, जहां मैं पहले रियल एस्टेट में काम करता था, तो हमारी एक प्रॉपर्टी बनी नोएडा में, जिसमें आपके पास वो होटल में वो एक होटल बना, उसमें करीबन 150-200 कमरे थे। तो लोगों ने एक एक कमरा खरीदा, ठीक है। अब वो कमरा खरीदा तो वो कमरे में जाके रहे नहीं, वो कमरा कंपनी ने वापस लेके उसको भाड़े पे चढ़ा दिया, जैसे सेल एंड लीज बैक कहते हैं। तो आज जो उसके मालिक हैं कमरों के, उनको महीने का एक अच्छा 45-50 हजार का चेक आता है। जब उनको पैसे डाले थे तो 50 लाख में खरीदा था कुछ साल पहले था। आज प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ गई, 1.5 करोड़ हो गई, और हर महीने 50,000 रुपए का चेक आ रहा है। उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनके अकाउंट में एक तारीख को वो चेक आ जाता है कैलकुलेशन के साथ कि भाई इतने लोग आए थे, इतने लोग रहे थे, इतने लोग ऑक्यूपेंसी थी, इतना रेट था, ये था, हमारी फीस काट के आपको इतना तनख्वाह, हम इतना चेक पास आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर लिया और उसको एक तरीके से रेंटल पे डाल दिया, और हाई रेंटल पे डाल दिया, मतलब वो होटल की तरह ऑपरेट किया। जैसे पीछे हम लोग भी सोच रहे थे, कुछ 2-3 दोस्त लोग मिलकर, कि हम को बाइक्स का शौक है, तो जब मेरे को हार्ली चाहिए थी, किसी को निंजा नहीं बोल, सॉरी वो कौन सी हायबुसा चाहिए थी, किसी को ट्रायम्फ चाहिए थी, तो ऐसे हमने सोचा कि हम 3-4 बाइक्स लेंगे और उसको हम किराए पे चढ़ा देंगे। जब हम, क्योंकि वो आप महीने में 1 बार चला सकते हो, 2 बार चला सकते हो, 3 बार चला सकते हो, उससे ज्यादा आप चला नहीं सकते उस बाइक को। तो आप 3-4 लोग मिलकर एक बाइक ले लिया, आपने 2-3 बाइक्स ले ली, और उसको आपने फिर किराए पे चढ़ा दिया कि ठीक है भाई, जिसको हार्ली लेके जानी है दिन का 10,000 दो और हार्ली लेके जाओ। तो बाइक की 12-15 लाख रुपए की बाइक है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो जैसे आपसे चर्चा हो रही थी, तो आपने बताया आपके एक फ्रेंड है जो वीडियो गेम लेके बैठे हुए थे, मतलब उसके पास PS5 Xbox दोनों है, वो उसको भी रेंट पे डाल देता है। तो काफी लोगों को ये आदत होती है कि कैसे वो करके हर चीज को निचोड़ दें, जहां निचोड़ हिंदी में निचोड़ दें, लायबिलिटी को भी निचोड़ देते हैं वो। तो आई थिंक ये गलत नहीं है, इट इज ओके, एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज दैट इज इंटेलिजेंस, कि अगर आप ऐसा कुछ कर पा रहे हो तो। क्योंकि आपकी जगह तो घर पे तो बैठ के धूल खा रही थी वो, तो एटलीस्ट वो धूल नहीं खा रही है, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो अगर किसी को भी ये करना है, तो आजकल बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो आप फ्रेगमेंटेड तरीके से लोगों को दे सकते हो कि भाई मेरे पास ये चीज है, इतने दिन भाड़े के लिए चाहिए कि आपको। तो आजकल बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप किसी एग्जांपल से समझा सकते हो। देखिए, जैसे एक ऐप आई थी BlaBlaCar करके, हाँ अभी भी यूज करता है, हाँ फ्रेंड है वो यूज करता है। वो क्या है कि आप यहां से, मैं जयपुर जा रहा हूं, मेरी गाड़ी खाली जाने वाली है, और आना जाना जयपुर आप समझो 600 किलोमीटर है, 6,000 रुपए का तो सिर्फ डीजल फूकेगा, मोटा मोटी 5-6 हजार का तो डीजल चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 700-800 रुपए के टोल वोल ये सब चले जाएंगे, ठीक है। तो आप समझो गिव और टेक 6-7 हजार रुपए का आपका खर्चा आने वाला है आने जाने का। अब वो गाड़ी मेरी बड़ी है, फॉर्च्यूनर है, ठीक है। तो अगर मैं उसमें जा रहा हूं और उसमें 3 लोग और बैठ सकते हैं, और हर जन मुझे 1,000, 1,500 देते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो जाना है और उनको भी जाना है और उधर से आना है। तो ये पूलिंग सिस्टम को BlaBlaCar ने फॉर्मलाइज कर दिया था। तो मैं आराम से 7,000 में से 3-4 हजार दूसरे दे देंगे, 2-3 हजार मेरा लगेगा। जो काम मेरा 7,000 में हो रहा था वो मेरा 2,000-3,000 में हो जाएगा। तो बचत हो गई। अब ये बचत, देखो बचत तो बचत होती है, अगर ये 4,000 भी बचे तो अगर मैं अपना कोई और हैप्पीनेस गोल मेरा होगा तो मैं उसको अचीव करूंगा, नहीं तो मैं इसकी SIP करूंगा, नया मैं इसको कुछ तो करूंगा, कुछ तो ऐसा करूंगा ना जो, नहीं तो यहाँ तो फूका रहा था ना, वो तो यहाँ तो कोई आउटपुट था ही नहीं, इट वाज अ कॉस्ट टू मी। तो जैसे BlaBlaCar एक एग्जांपल हो गया। काफी कंपनीज हैं जो आज ये कहती हैं कि आप गाड़ी खरीदो ही मत, आप रेंटल पे ले लो। कभी आपका मन करता है मैं 10 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो आप 10 दिन के लिए गाड़ी ले लो। आपको लगता है 15 दिन के लिए, उस दिन आप मर्सिडीज भी ले लो, उस दिन आप आल्टो भी ले लो, उस दिन आप क्या कहते हैं इनोवा भी ले लो, उस दिन फॉर्च्यूनर भी ले लो, उस दिन कुछ भी ले लो, कि वो लिस्ट में से कुछ भी उठा लो। तो आपको 1 दिन का पैसा देना है, ठीक है, नहीं तो आपको पूरा टाइम आपकी गाड़ी पड़ी रहेगी, यूज नहीं होगी। कोई भी, देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी को भी अगर महीने में 1,000 किलोमीटर से कम गाड़ी चलानी है तो गाड़ी इज नॉट अ वायबल थिंग फॉर देम। You should not purchase. You should not purchase if you're driving less than 1,000 kilometers a month. अगर आप 1,000 किलोमीटर से ऊपर चला रहे हो तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, उससे नहीं तो गाड़ी होनी नहीं चाहिए। तो कोई भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें आप फ्रैक्शनलाइज कर सकते हो। तो लोग तो जेट को फ्रैक्शनलाइज करते हैं। अच्छा। कि कुछ लोगों ने मिलकर 10-15-20 लोगों ने मिलकर जेट ले लिया, ठीक है, मैं अमीर लोग थे, उन्होंने जेट ले लिया। अब जेट ले लिया तो उसको एक कंपनी को दे दिया, कुछ दिन का उनको मिलता है कि भाई आप 20 दिन साल में 30 दिन साल में इस जेट को यूज कर सकते हो, बाकी दिन हमारे पास रहेगा, हम आपको किराए का शेयर दे देंगे। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनलाइजेशन, मतलब आपने एसेट को फ्रैक्शनलाइज कर दिया, छोटा कर टुकड़ों में कर दिया, और जब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो क्योंकि वो रोज के इस्तेमाल की चीज नहीं है, तो आपने उसको भाड़े पे चढ़ा दिया थ्रू एन एजेंसी। मेक सेंस। तो ये भी एक्चुअली में ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है आई बिलीव, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं
क्योंकि ये बिजनेस के एंगल से भी समझते हैं, राइट? तो हमारी कंट्री के अंदर काफी सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो स्केल अप नहीं कर पाते, बहुत बार फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनफैक्ट शायद आप क्योंकि कंसल्टिंग करते हो तो आपने कई बड़ी कंपनीज में भी देखा होगा कि खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण चीजें खराब हो रही हैं कंपनी में, राइट? तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं कंपनीज के लेवल पे या स्मॉल बिजनेस के लेवल पे भी, जिसकी वजह से वो इतने बुरे टाइम को देखना उन्हें पड़ जाता है? देखिए, एक है ना इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ठीक है? एंड आई बिलीव कि काफी सारे बिजनेसेस जो फेल होते हैं उनमें ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कोर है, एट द कोर। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। ओके। और एक है ना, जैसे जब भी कंट्री ग्रो करती है, कोई भी कंट्री ग्रो करती है, तो वो जब ग्रो कर रही होती है तो दो चीजें उसके साथ साथ और ग्रो करती है। वो है उसका उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, ठीक है? तो ग्रोथ, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, इन तीनों को एक साथ बैलेंस करना एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसको कहा जाता है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ओके, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी मतलब तीन चीजें और तीनों को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल में एक्चुअली इम्पॉसिबल है। तो आप देखोगे कोई कंट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो उधर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है? फिर उस कंट्री को स्लो डाउन किया जाएगा ताकि कूलिंग हो। तो इसी तरीके से एक कंपनी में भी तीन ही चीजें होती है। एक होती है रेवेन्यू ग्रोथ, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी और एक होता है कैश फ्लो। ओके, तीन ही चीज है जिसको आपको बैलेंस करना है। एक रेवेन्यू ग्रोथ है, एक प्रॉफिटेबिलिटी है, कैश फ्लो है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आप एक बिजनेसमैन हो, आपने अपना P&L देखा, आपने कहा रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है? अब आपके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप दो चीजें करोगे, या तो आप भाव कम कर दोगे या आप मार्केट में उधार बढ़ा दोगे। यही दो चीजें करोगे, उसके अलावा तो तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तीसरा था कि आप कुछ मार्केट करते, नई मार्केट खोलते, ये सब करते, पर वो आप नहीं करते, डेवलप करते, हाँ, या आप कुछ प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाते या मार्केटिंग बेटर करते या उस ऑडियंस तक पहुंचे जहां तक अपनी पहुंचे। वो सब नहीं किया आपने, कि उसमें मेहनत लगती है ना। हाँ, तो वो सब नहीं किया आपने। तो आपने क्या किया? चले काम करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो आपने रेवेन्यू को ग्रो करा लिया, पर आपके प्रॉफिट का क्या हो गया? कम हो गया, स्क्वीज आउट हो गया। सही बात है। तो ये भी इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है कि रेवेन्यू का ग्रोथ मेंटेन करना, प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन करना और कैश फ्लो मेंटेन करना। अच्छा, अगर आप कहते हो नहीं जी मैं तो प्रॉफिट कम नहीं करूंगा, पर फिर भी मेरे को रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए, तो क्या करोगे? तो मार्केट में उधार बढ़ा दोगे, क्रेडिट बढ़ा दोगे कि भाई आप पहले मेरे को 15 दिन का क्रेडिट देते थे, अब आप मेरे को 30 दिन का क्रेडिट दे रहे हो। पर संजय सर, ये बंदे से जो लेते थे ना, उससे नहीं लोगे आप, अब मेरे से लोगे सिर्फ। तो आपने अपना रेवेन्यू तो बढ़ा लिया, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपने अपना कैश फ्लो डिले कर लिया। एंड रिस्क आल्सो, रिस्क तो बढ़ता ही है। जैसे आपने कैश फ्लो ओपन छोड़ दिया, रिस्क बढ़ गया, माल बिक गया है, पैसे आए नहीं, ठीक है? आप हो सकता है 30 दिन बाद मेरा दिवालिया कट जाए, तो आप फंस जाओ, पैसे रिकवर कर रहे हो। तो ये अब क्या हुआ? आपने प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर आपने कैश फ्लो पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो जब भी आप रेवेन्यू ग्रोथ करने जाते हो, तो या तो आप प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज करते हो या आप कैश फ्लो पे कॉम्प्रोमाइज करते हो। और इसे हम कहते हैं द बिजनेस ट्रिनिटी, जिसमें आप रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो, इन तीनों को साथ में नहीं मैनेज कर पाते। ओके, अब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इस ट्रायंगल से बचने की कोशिश करती है। इस ट्रायंगल से टोटली बचना नामुमकिन है। हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी कि मेरे को रेवेन्यू तो बढ़ाना है, क्योंकि रेवेन्यू वैनिटी होती है, अहंकार होता है आपका। तो हम कहते हैं रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, कैश फ्लो इज रियलिटी, ठीक है? तो रेवेन्यू अहंकार होता है, मेरी 100 करोड़ का रेवेन्यू है। तो जब बिजनेसमैन अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है तो ये सारी गलतियां करता है। अब इस टाइम पे अगर आपके बिजनेस रेशियोज इन कंट्रोल ले आओ, हर बिजनेस का ना रेशियो होता है, हर बिजनेसमैन को रेशियो देखना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं या क्वेश्चन पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका 10 करोड़ का प्रॉफिट है और एक कंपनी है जिसका 1 करोड़ का प्रॉफिट है, कौन सी कंपनी बेटर है? बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब ये जो वर्ड डिपेंड करता है ना, यही रेशियो है। अच्छा, तो आपने बोला डिपेंड करता है। अब मैं आपको इक्वेशन देता हूं अलग तरीके से। एक कंपनी है जिसका 10 करोड़ का प्रॉफिट है और उस पर 100 करोड़ का कैपिटल लगा हुआ है, और एक कंपनी है जिसका 1 करोड़ का प्रॉफिट है पर उस पर 1 ही करोड़ का कैपिटल लगा है। कौन सी कंपनी अच्छी है? जिसपे 1 करोड़ का कैपिटल लगा है और 100% ROE है, ठीक है? रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई, एक डाला था एक निकाल लिया, ठीक है? तो कोई भी नंबर ना अकेले देखने से फायदा नहीं होता बिजनेस में। ओके, हर नंबर को एक कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ता है। ओके, उसको एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। मेरे को मैथ्स में 40 मार्क्स आए, बताओ गुड बैड? कितने में से? हाँ, तो ये रेशियो हो गया। 100 में से आया वेरी बैड, 50 में से आया वेरी गुड, मतलब वही 40 अच्छा भी है बुरा भी है।
तो कैसे है? जब उसका डिनोमिनेटर पता चलता है, कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। तो बिजनेसमैन को हर नंबर का कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। ये जैसे आप एरोप्लेन चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, तो आप अपना फ्यूल इंडिकेटर देखते हो, आप देखते हो कि मैं स्पीड कितनी पे हूँ, ठीक है, आप ये सारी चीजें देखते हो। आप जब एरोप्लेन चलाते हो तो 10 चीजें और देखते हो, ऑल्टीट्यूड देखते हो, विंड स्पीड्स देखते हो, पायलट देखता है सारी चीजें। तो वो आपका एक डैशबोर्ड होता है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। अब आपका पेट्रोल कम है तो आप स्पोर्ट्स मोड में तो गाड़ी चलाओगे नहीं, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी गाड़ी हो। आप बोलोगे इकोनॉमी मोड में डाल भैया, जब तक पेट्रोल पंप नहीं आता, 40 पे चला, 60 पे चला। क्यों? क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। जिस टाइम भर दोगे उसके बाद चलाना जो चलना है। तो यू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल टू यू, बेसिस रेशियोज। बिजनेसमैन हमारे यहां ये करता ही नहीं है आदित्य भाई। अच्छा, so this is the problem. This is the biggest problem. He is not ready to sit for 15 minutes a month and see his ratios. मैं एक बार APL अपोलो के चेयरमैन से मिला था, संजय गुप्ता जी से। This company's share price has grown by more than 10 times in last 5 years. ठीक है, पर पूत के पैर पालने में दिखते हैं। वो आदमी बोलता है मैं महीने के अंत में 3 चीजें देखता हूं, मेरा रेवेन्यू ग्रोथ देखता हूं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी देखता हूं और मेरा करंट रेशियो देखता हूं। करंट रेशियो से उसको पता चल जाता है कि मेरे पास वर्किंग कैपिटल है क्या। ऐसा तो नहीं है कि मेरे सप्लायर के पैसे ज्यादा हो चुके हैं। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब जब सेठ हर महीने 3 चीजें देखेगा तो जितने एम्प्लॉइज हैं वो क्या कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीजें बेटर हो जाए। बस पूरी कंपनी उसी तरफ मेहनत करती है। सप्लायर्स को थोड़ा सा डिले करती है या फिर सप्लायर्स से क्रेडिट ज्यादा लेती है, बायर्स पे डंडा करती है, कलेक्शन पे मेहनत करती है, इन्वेंट्री को फास्ट रोटेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि पता है सेठ जी मंथ में एक ही बार पूछेंगे भैया करंट रेशियो कितना है। उस दिन अगर सही जवाब नहीं हुआ तो लथाड़ेंगे, अच्छा जवाब होगा तो ताली बजा देंगे। तो आप ये भी मानते हो कि कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों का एक्शन और फोकस इस चीज पे डिफाइन करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि चेक क्या करने वाले हैं, मतलब कि इंस्पेक्ट क्या होने वाला है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि यू डोंट गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू इंस्पेक्ट। बिल्कुल सही। देखिए आप जो कल्चर सेट करते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपके लिए जीरो टॉलरेंस क्या है, ओके, ये कल्चर कैसे सेट होता है? द थिंग्स विच यू रिवॉर्ड एंड थिंग्स विच यू रेप्रिमांड सेट्स अ कल्चर। अगर आपकी कंपनी में किसी ने चोरी करी और आपने उसको रेप्रिमांड नहीं किया तो चोरी आपकी कंपनी का कल्चर बन जाएगा। ठीक है, और अगर किसी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, किसी ने बहुत अच्छा काम किया और उसका आपको रिवॉर्ड, उसको आपने रिवॉर्ड नहीं किया, तो फिर लोग मेहनत भी नहीं करेंगे। यार इतना अच्छा करने के बाद भी सेठ जी कुछ करते नहीं। तो व्हाट यू रिवॉर्ड एंड व्हाट यू रेप्रिमांड बिकम्स अ कल्चर इन योर कंपनी। तो इसी तरीके से जब आपके रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, तो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में जो सवालों के जवाब होते हैं वो नंबर्स के माध्यम से होते हैं। व्हाट इज अ रिपोर्ट? रिपोर्ट इज एन आंसर टू अ क्वेश्चन। ठीक है, MIS जिसे हम कहते हैं। लोग कहते हैं MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ना, MIS का मतलब होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, कि यू नीड टू ड्रॉ मीनिंग आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। सेंस बनाना चाहिए ना। ऐसे ही कोई भी नंबर लिख दिया सामने, किसको क्या पता चलेगा? तो आफ्टर एवरी MIS आई यूज्ड टू प्रोवाइड अ प्रॉपर 3-line नोट। लास्ट मंथ से ये क्या इंप्रूवमेंट है, ठीक है, इंडस्ट्री से लेके क्या इंप्रूवमेंट और आगे हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। तो यू नो व्हेन यू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट, व्हेन यू प्रोवाइड अ मीनिंग, दैट इंफॉर्मेशन का मीनिंग आ जाता है। तो जो भी मालिक को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करना है, उसको पहले तो क्या वो इंस्पेक्ट करना चाहता है, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो रेशियोज हर बार पूछने पड़ेंगे और अपने इंसेंटिव्स उसी के साथ अलाइन करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था जहां पे हम कुछ सेल कर रहे थे, तो बहुत कंप्लेन आई कि मिस सेलिंग हो रही है। ठीक है, अब होती है, सेल्स वालों का थोड़ा सा नेचर होता है कि जल्दी अग्रेसिव अपना इंसेंटिव बनाना है, क्योंकि उनके इंसेंटिव थे सेल्स पे। हमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज डाल दी। हमने बोला आपका क्वालिटी स्कोर चेक होगा। ओके, ठीक है जी, क्वालिटी स्कोर चेक होगा। अगर आपका क्वालिटी स्कोर और टीम अलग थी, सेल्स टीम से अलग टीम थी, 90% से ऊपर है, तो आपका जो इंसेंटिव बनता है उस पर 10% फालतू देंगे। अगर 10,000 बनता है इंसेंटिव, 11,000 देंगे। अगर आपका 80 से 90 है तो जितना बनता है उतना देंगे। ठीक है, अगर 70 से 80 है तो हम आपको 70% देंगे। 50 से 70 है तो हम 50% देंगे। 50 से नीचे है तो 0 देंगे। क्वालिटी स्कोर अपने आप इंप्रूव हो गया, क्योंकि आपने क्लियर वो लगा दिया ना कि भाई इसके बेसिस पे मिलेगा। नहीं तो पहले क्या था, सेल ज्यादा करेगा, कैसे भी बेच, क्या प्रॉब्लम है, ठूस दे उसके मुंह में कस्टमर के, तो बिक गया। तो आप ये सारी चीजें ना आपको अपनी कंपनी के इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स। अच्छा, एक बंदा आया आपके पास 12 महीने बाद, सर मैं बहुत मेहनत करी सर। ओके, वेरी गुड। सर मैं दिन रात लगा रहा सर। वेरी गुड। सर मैं रात को घर नहीं जाता था सर। यही हो सर। मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती थी सर, मैंने खा भी यही सब। ओके, ग्रेट। परफॉर्मेंस बताओ।
अगर उस बंदे की 12 महीने की MIS होती, इन्फॉर्मेशन होती, तो आप उसके साथ इन्फॉर्मेशन के साथ बैठते बोलते बेटा जब तूने स्टार्ट किया था हम यहाँ थे, तेरी मेहनत से हम यहाँ तक पहुंच गए, ले बेटा तेरा ये बनता है। कोई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है, खत्म हो गया मुद्दा। पर अब आप सब्जेक्टिव बातें कर रहे हो, इमोशनल बातें कर रहे हो कि सर मैं तो रोज काम करता हूं, सर मैं तो संडे को भी काम करता हूं, सर मैं तो 26 जनवरी को। हाउ डू आई केयर? रिजल्ट क्या निकला? ठीक है, तो ये आप चीजें इंस्पेक्ट करो। और क्या होता है कि अगर आप सबको पता है एम्प्लॉयज को कि आप ये चीजें इंस्पेक्ट करने वाले, तो वो भी उसी तरीके से अलाइन रहते हैं। ये ना हमारे यहाँ सेठों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है कि हम ना ऐसा कुछ पूछेंगे कि हमारे मैनेजर को पता ही ना हो। आपको लगता है ये बात? आप भी देखते होगे बिजनेसमैन को, ये एक बीमारी है उनको। अबे क्यों? रादर इतनी क्लैरिटी दो कि हम यही पूछेंगे, तेरे को इसी पे फोकस करना और यही इंप्रूव करना है। और ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए नहीं होता उनको मजे लेने, क्योंकि सेठ को खुद ही नहीं पता चेक क्या करना है। उसको पता ही नहीं कि मेरे को क्या मेन चीज चेक करनी है, इसलिए उसको वो भी बेचारा गुम रहता है। आज ये पूछ लेता हूँ। हाँ, आज ये पूछा देख नहीं बता पाएगा। देख मैं तेरे को बोला था ना अपने किसी दोस्त को, बोले देख मेरे यहाँ गधे काम करते हैं। अरे कैसे आदमी हो तुम यार, तुम्हारे यहाँ गधे काम, तुम उनको तनख्वाह भी दे रहे हो और उसके बाद बोलते मेरे गधे काम, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो तनख्वाह लेके गए, चले गए महीने की। सो ऑल दिस इज बुलशिट। आप आराम से अपने रूल्स बनाओ कि भाई मेरे को ये डेटा देखना है और इसी पे मैं सबको रेट करूंगा। काहे क्वेश्चन ही नहीं बचता, फिर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचता ही नहीं। ठीक है सर, तो यहां तक तो हमने सारा समझ लिया। अब क्या ना, आज की डेट का जो सबसे हॉट आप कह लो आर्गुमेंट है लोगों का, या लड़ाई झगड़ा है, या कोई भी चीज है फाइनेंशियल वर्ल्ड की, वो ये है कि भाई रियल एस्टेट में पैसा डाले या स्टॉक मार्केट में पैसा डाले। कोई कहता है रियल एस्टेट से बढ़िया कोई चीज नहीं है, कोई कहता है स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई चीज नहीं है। अब जैसे अगर मैं अपने फादर की बात करूं, मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स की जनरेशन की बात करूं, तो वो तो कहते हैं रियल एस्टेट और गोल्ड के अलावा तो हम कहीं पैसा डालते ही नहीं। बट मार्केट्स भी अच्छा रिटर्न देती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि निफ्टी का भी अगर हम क्या कर देखें तो काफी अच्छा है। सो आप ये बताओ कि रियल एस्टेट बेटर है या स्टॉक मार्केट बेटर है, और किस इंसान के लिए क्या बना है? मतलब अगर वो दोनों में से कोई चूज करना चाहता है या वो दोनों में भी जाना चाहता है, क्या चीजें हैं, क्या कोर पैरामीटर्स हैं जो उसे, क्या उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए कहीं भी पैसा डालने से पहले? तो ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई है, ये इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट चलता रहेगा। देखिए अगेन, जैसे मैंने कहा था शुरू में भी एक पॉइंट पे, कि आपको वो करना चाहिए जो आपको समझ आता है। पहली चीज, जो स्टॉक मार्केट्स है वो कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। ओके, आप उनकी मूवमेंट को चेक कर सकते हो, आपको पता है वहां क्या चल रहा है। बिल्कुल। आप कोई स्टॉक देखते हो तो स्टॉक के बारे में आपको पता होता है, आपको पता है इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, क्या रिजल्ट है, हर क्वार्टर में उनको अपने रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं। रियल एस्टेट में थोड़ी ओपेकनेस है, जिसे हम कहते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब रियल एस्टेट आपने खरीदा, वहां पे आपको डेवलपर की बैलेंस शीट का ही नहीं पता कि डेवलपर ने आपसे पैसे ले लिए, वो बना भी पाएगा कि नहीं बना पाएगा। चलो उसने 4 माले बना दिया, आगे बना पाएगा कि नहीं बनाएगा, टाइमली बेसिस पे कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, कोई ऐसी परमिशन तो नहीं है जो अटक जाएगी। तो इट इज फुल ऑफ रिस्क्स। तो जब भी आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहें तो आप उस पैसे से निवेश करें जो आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म में नहीं चाहिए। ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म में नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा मैं कहता हूं कि जब भी आप रियल एस्टेट में निवेश करें तो आप ये जरूर देख लें कि एक ओवर 4 से 5 साल के होराइजन में आपका जो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन का पॉसिबिलिटी है वो एटलीस्ट 2 से 3 गुना होना चाहिए, तो ही जाके उसमें आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखें, लोग है ना बड़ा अजीबोगरीब कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ बोलते हैं निफ्टी तो 12% देता है, दूसरी तरफ वो कहते हैं रियल एस्टेट तो हर साल डबल होता है। अब वो हर साल डबल नहीं हुआ है, वो कोई 1 साल या 2 साल के दौरान कभी डबल हुआ होगा उन 5 सालों में, उन 5 सालों में या उन 10 सालों में। अगर आप आज रियल एस्टेट का रिटर्न 2009 से लेके, मैं आपको बताता हूं, 2009 में बोरिवली में एक प्रोजेक्ट आया था जब मैं रियल एस्टेट में था, दैट वाज फॉर 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट 2009 में। टुडे इज 2024, that 5,000 rupees has converted into around about 22-23,000 rupees। ठीक है, तो आप समझिए 5,000 से 23,000 25,000 पकड़ लो, चलो हायर साइड पे जो अभी रेट चल रहा है। तो कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल में 5 गुना, तो इट इज नॉट इवन 18% कैगर। अगर आप उसका कैगर निकालेंगे तो वो कैगर मेरे हिसाब से मुश्किल से वही 13-14% ही आएगा। तो एंड ऑफ द डे फाइट तो वही 13-14% की ही होने वाली है एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। दोनों मार्केट्स में आप उतना ही देख सकते हो, उससे ज्यादा मिलना एक लॉन्गर होराइजन में मुश्किल होता है। क्योंकि कभी कोई परफॉर्म कर रहा होगा, कभी कोई परफॉर्म कर रहा होगा, कभी कोई अंडर परफॉर्म करेगा। रियल एस्टेट के साथ क्या होता है, रियल एस्टेट जब अंडर परफॉर्म करता है तो उसके मार्केट में प्राइसेस रिफ्लेक्ट नहीं होते, क्योंकि देयर इज नो स्टॉक एक्सचेंज फॉर रियल एस्टेट।
Okay. अब रिलायंस अगर अंडर परफॉर्म करेगा तो स्टॉक गिर जाएगा, दिख जाएगा कि भाई आज 3,000 का था 2,500 का हो गया फॉर एग्जाम्पल। पर अगर कोई नोएडा सेक्टर है, नोएडा में कोई रेजिडेंशियल रेट्स गिर गए 3 साल के लिए 4 साल के लिए, तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो स्टॉक मार्केट ऑफ रियल एस्टेट, कि कोई ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं है जहां पे सारे घर लिस्टेड है तो पता चला कल अपर सर्किट लग रहा है, परसों लोअर सर्किट लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो दैट इज द डिफरेंस इन रियल एस्टेट एंड इन इक्विटी। अच्छा, तीसरी चीज है, आप रियल एस्टेट में छोटे पैसे से निवेश ही नहीं कर सकते। आज कहीं भी जाओ, दो बेडरूम हॉल किचन आपका मिनिमम 70-80 लाख रुपए का, नोएडा ग्रेटर नोएडा में 70-80 लाख का, नोएडा तो बहुत ही महंगा हो रहा है। तो जब आप 70-80 लाख रुपए की बात करते हो, यानी आपके पास 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट होना चाहिए। तो या तो आपके पास उतना कैपिटल हो, तो इफ यू हैव मोर कैपिटल, इफ यू कैन टेक मोर रिस्क, और वो आपको पैसे की लिक्विडिटी इमीडिएटली नहीं चाहिए, 5-7 साल में चाहिए, तो आप रियल एस्टेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वापस मैं घूम फिर के वही बात पे आऊंगा, जो समझ आता है वो करो, जो नहीं समझ आता है वो मत करो बस। हाँ, मतलब जैसे रियल एस्टेट में भी काफी चीजें, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, बिल्कुल बिल्कुल, प्लॉटिंग है, जिसको जो समझ में आता है वो करना, उसके वही करना चाहिए। काफी लोगों को देखो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब? इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज है, जैसे आप समझिए किसी लोकल एमएलए को जानते हैं, लोकल बंदे को जानते हैं, जो जानता है कि अगली बड़ी रोड कहां से आने वाली है, अगली डेवलपमेंट कहां हो रही है, अगला स्कूल कहां बन रहा है, अगला हॉस्पिटल कहां बन रहा है, अगला होटल कहां बन रहा है। तो दैट इज एन आर्बिट्राज, जिसको हम इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज कहते हैं। यानी आप जानते हो, वक्त से पहले जानते हो कि इधर कुछ होने वाला है। ओके। तो आप फिर वहां पे उसका बेनिफिट डेफिनेटली उठा सकते हो, जिसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। कोई पटवारी आपका दोस्त है, बोलेगा यहाँ से रोड कटने वाली है तो ये वाली जमीन ले ली, 4 गुना में वैसे ही सरकार ही ले लेगी तेरे से। बट ये रियल एस्टेट में इलीगल नहीं है। देखो, रियल एस्टेट में इलीगल नहीं है बिकॉज देयर इज नो फॉर्मल मार्केट, देयर इज इनफॉर्मल मार्केट, इसलिए प्रॉब्लम है ये वाली। पर इसी वजह से लोग पैसे भी बनाते हैं, इनफॉर्मल मार्केट होने की वजह से भी लोग पैसे बनाते हैं। पर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जैसे फरीदाबाद में हुआ था कि एक बहुत बड़ी रोड कटने वाली थी, लोगों ने पैसे ले लिया कि चलो जमीन लेते, 12 साल वो जमीन का प्राइस ही नहीं बढ़ा, तो रोड नहीं कटी, रोड भी नहीं कटी और प्राइस भी नहीं बढ़ा। क्योंकि आपको नहीं पता ना, गवर्नमेंट ने स्कीम तो डाल दी, अब कब कटेगी कब नहीं कटेगी, मार्केट्स को क्या होगा क्या नहीं होगा, तो लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स इन दिस। अच्छा, रियल एस्टेट आपने एक प्राइस पे खरीदा, एक इंसान का ना मन नहीं करता उससे नीचे बेचने का, तो रियल एस्टेट में आदमी होल्ड कर बैठता है। अगर उस पर डेट नहीं है ना तो होल्ड कर बैठता है। स्टॉक में अगर आपने 2500 में रिलायंस खरीदा और वो 2300 हो गया, तो आप बेच सकते हो, बाहर जा सकते हो। चल 200 रुपए का लॉस लेते हैं, कोई और स्टॉक में डाल देंगे, या म्यूचुअल फंड में आप हल्का सा लॉस ले सकते हो। लिक्विडिटी है ना आपके पास, इमीडिएटली एग्जिट ले सकते हो। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो एक आम इन्वेस्टर के लिए रियल एस्टेट में डिफिकल्ट है थोड़ी सी, एज कंपेयर टू इक्विटी। आई गेट इट। इसी से कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, और हम आते हैं एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम पे, क्योंकि आज का ट्रेंड है ये। हर जगह पे आप देखो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप। ठीक है, एंड आई रियली वांट टू नो कि जो यूथ है वो पैसिव इनकम के पीछे इतना क्रेजी क्यों है। तो क्या सोशल मीडिया इसका रीजन है? क्या जो बदलती हुई इकोनॉमी है हमारी कंट्री की वो इसका रीजन है? इसको थोड़ा सा ना डी इन्फ्लुएंस करते हैं। आई फील दैट देयर इज अ वेरी बिग नीड ऑफ डी इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन टुडेज डेट, क्योंकि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ये जो बातें हैं, और पैसिव इनकम की तरफ ग्रीडी नेचर से एक इंक्लिनेशन जो यूथ का हो गया, इसका रीजन क्या है? इसका प्राइम रीजन क्या है? ये शुरू कहां से होता है? एंड व्हाट कैन एक्चुअली बी डन टू डी इन्फ्लुएंस पीपल? देखिए, कहावत है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, पर सोशल मीडिया में ट्रेंड इज योर एनिमी। ओके, ठीक है। तो अगर आप सोशल मीडिया के ट्रेंड के कंज्यूमर हो तो आपका बाजा बच चुका है। मतलब आप सूनर और लेटर ये रियलाइज करोगे कि अगर सोशल मीडिया के कोई ट्रेंड में आप कंज्यूमर की साइड पे हो, एक है जो वो ट्रेंड दिखा रहा है और एक है जो वो ट्रेंड कंज्यूम कर रहा है। यू नो, द बिगेस्ट फाइनेंशियल skill somebody needs to develop is not numbers, is not understanding mutual funds, is not understanding equity markets. It is saving yourself from FOMO. ये जो FOMO की बीमारी है ना, fear of missing out की बीमारी, ये ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर आप इससे बच जाओगे तो आपकी जिंदगी फाइनेंशियली बहुत जबरदस्त जाएगी। तो आपका जो यहाँ पे इस टाइम पे ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो चल रहे हैं कि लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखा के लोगों को कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, और गलत वायदे कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि भाई आप भी अरबपति बन सकते हो, 1 साल में बन सकते हो, 2 साल में बन सकते हो, मैंने क्रिप्टो किया, या मैंने FNO किया, या मैंने XYZ किया, या जो भी चूज किया। तो पहली बात आप ये समझो कि देयर आर नो क्विक रिच स्कीम्स, और बार बार सेबी आके अगर ये बात बोल रहा है कि अभी रिसेंट रिपोर्ट में 93% उन्होंने कह दिया, ओवर 3 years 93% पीपल हैव लॉस्ट मनी। इसमें आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो? मतलब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग आपने
चीज छोड़ी, एक चीज टच करी, राइट? तो इसमें आप कोई एग्जाम्पल जो आपने अपने आसपास एक्सपीरियंस किया हो या खुद देखा हो? देखिए मैं खुद ही एग्जाम्पल, प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं खुद ही एग्जाम्पल, मैंने भी बहुत बार ऑप्शंस शुरू में ऑप्शंस खरीदता था और मैं बहुत पैसे हारा ऑप्शंस में। मैं हुआ होगा 8-10 लाख का लॉस। देखो बट लॉस के बाद अगर आप कुछ करते नहीं हो, उसे सीखते नहीं तो उसे लॉस कहते हैं, और लॉस के बाद अगर आप कुछ चेंज करते हो उसे फीस कहते हैं, लर्निंग। हाँ, तो आप लर्निंग फीस कहते हैं। तो लॉस हो गया या फीस हो गया, चॉइस आपकी होने वाली नहीं, क्योंकि आजकल ना ऑप्शन बाइंग की तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। इजी है ना, सस्ता पड़ता है, फास्टर रिटर्न्स दिखते हैं, ज्यादा रिटर्न्स दिखते हैं। इसका डाउन साइड क्या है? इसका डाउन साइड आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है जो आपने लगाया है, 100% वाइप आउट हो सकता है। अगर आप कुछ बना भी रहे हो तो टैक्सेस एंड चार्जेस बहुत ज्यादा है, बहुत। मैं तो हर स्कैल्पर से बात कर चुका हूँ, सारे रो रहे हैं, सारे क्योंकि जितना प्रॉफिट नहीं करते उसका डबल वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भर रहे होते हैं। बस ये है कि वो चीज दिखा के, बस वो क्या देते हैं, वो कोर्सेज ओवर द लाइन दिखा देते हैं, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस कोई नहीं दिखाता, तो इसलिए वो मतलब बच जाते हैं। बट ठीक है, नॉनदलेस आपके क्वेश्चन को वापस आंसर करते हुए, देयर इज, आप शुरू में पैसिव इनकम बहुत जल्दी नहीं बना सकते, और अगर आप बनाओगे तो बहुत छोटी, हाँ बहुत छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि आप कहोगे चलो यार इस महीने का चाय का बिल निकल गया, या एक कोई सब्सक्रिप्शंस निकल गए या कुछ निकल गया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि फोकस, मैंने जैसे आपके स्टार्टिंग में भी कहा था, फर्स्ट 5 years फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग योर एक्टिव इनकम बाय एटलीस्ट 5 times, बस ये फोकस रखो। आप 25,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 1.25 लाख का टारगेट रखो, 5 साल में 1.25 लाख पहुंचना, हो सकता है उससे पहले पहुंच जाओ, बट 5 साल में तो पहुंचना ही पहुंचना। तभी आप जो है इंडिया के टॉप 1% के आसपास आओगे, और तभी आप पैसिव इनकम के बारे में बहुत सोच पाओगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जिंदगी निकलेगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, नीड्स आएंगी, उनको पढ़ाना होगा, तो ये इस तरीके की आपकी जो इंक्रीमेंट इन सैलरी होगी ना, दैट विल बी स्लोअर देन योर इंक्रीमेंट इन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। तो आपको शुरू में इस ट्रेन को बहुत तेजी से आगे खींचना है, ताकि जब आप शादी वादी की एज पे आओ तो ऑलरेडी आपके इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में एक सब्सटैंशियल गैप हो। हाँ। देखो एट द एंड ऑफ द डे वो गैप जितना बड़ा होगा उतना आपके पास स्पेस होगा इन्वेस्ट करने का, और जितना बड़ा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आप आगे जाके पैसिव इनकम निकाल सकते हो उसमें से। अगर मेरी तनख्वाह ज्यादा हुई तो मैं जब 20,000 की एसआईपी कर सकता था, उसकी जगह मैंने 2 लाख की एसआईपी की। तो जो काम शायद मैं रिटायरमेंट 50 साल की उम्र में पा सकता था, मैंने 39 में पा ली। दैट वाज बिकॉज आई अर्नड मोर, आई सेव्ड मोर एंड आई इन्वेस्टेड मोर, बस सिंपल। अब आपको भी यही करना है, यू हैव टू अर्न मोर, यू हैव टू सेव मोर एंड यू हैव टू इन्वेस्ट मोर। तो आप सबसे पहले ये पैसिव इनकम के झगड़े को शुरू में 22-23 की उम्र में, अब ये सब पैसिव इनकम के बारे में मत सोचो। आप सोचो मैं एक्टिव इनकम कैसे करूं। भाई अभी तो टाइम है एक्टिव होने का, आज ही आप पैसिव करोगे तो आगे क्या करोगे? तो पहले कुछ एक्टिव बनाओ, कुछ अपना करियर बनाओ, कुछ नाम बनाओ, कुछ ब्रांड बनाओ, किसी चीज में एक शोहरत हासिल करो, कुछ एक महारत ही हासिल करो, कुछ अपने मतलब यू डू समथिंग इन लाइफ यार। पैसिव इनकम, या तो आपके माँ बाप के पास कोई बहुत बड़ी जायदाद है तो अलग बात है, बट यू कैन नॉट स्टार्ट विद पैसिव इनकम डे 0। एक यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सेइंग है, मैं बोल देता हूँ सबके लिए। मेरे से किसी ने बड़े प्यार से ये कहा था दैट 20s is for habits, 40s is for wealth creation। तो 20s में, इनिशियल 30s में आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप करते हो, तो फोकस हमेशा अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स की तरफ होना चाहिए। राइट। वेल्थ आप 40s में बनाते हो। राइट। देखो मैं थोड़ा इसको ये कहता हूँ कि आजकल जनरेशन कैन बी क्विकर, ओके, स्पेशली योरसेल्फ, इफ यू लुक एट योरसेल्फ आल्सो, आपने भी एक माइलस्टोन क्विकली अचीव किया। बट पीपल सी इट वेरी क्विक। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम द आप वही, मैं आपसे बात करता हूं तो मैं रियलाइज करता हूं कि कोई भी सक्सेस 12 साल उसके पीछे भी गए, आपने स्टार्ट अर्ली कर लिया। इट्स लाइक वॉरेन बफेट स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 11 एग्जैक्टली एंड इन्वेस्टिंग सिंस दैट टाइम। तो एंड ऑफ द डे आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हो, कितने समय तक उस चीज पे रहते हो, कितनी जल्दी आप अपने विन्स लेते हो, लॉसेस लेके बाहर आते हो, यही सारी चीजें मैटर करती है। अब आपने स्टार्ट ही 22 में किया तो यू हैव टू गिव स्पेस टिल 30-35, ठीक है। आपने अगर 35 में स्टार्ट किया तो यू हैव टू गिव स्पेस टिल 10-15 इयर्स चाहिए कुछ भी लाइफ में मीनिंगफुल अचीव करने, कुछ भी सिग्निफिकेंटली मीनिंगफुल अचीव करने के लिए आपको 15 साल लगते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, जीरोदा देख लो, जोहो देख लो, कोई भी जोमैटो देख लो, कोई भी देख लो, सबको 15 साल हो गए। तो टू अचीव समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, एंड स्टिल देयर इज नो गारंटी नहीं कह रहा हूं मैं, पर अगर करना ही है तो 15 साल का टाइम लग जाता है। हाँ, पर आपको रिजल्ट 5-6 साल से दिखने लग जाता है। पहले 5 साल आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं। मेकिंग सेंस, नाउ इट इज मेकिंग सेंस। एंड हमने सेम फाइनेंशियल हैबिट्स वाली बात करी। आई बिलीव दैट योर फाइनेंशियल फ्यूचर एंड योर वेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल हैबिट्स, व्हिच इज अ वेरी ओल्ड सेइंग। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग इसी फाइनेंशियल हैबिट वाली बात
को पकड़ने की बजाय कहीं पे स्किप आउट करके ट्रैप्स में फंस जाते हैं, विच इज कॉल्ड मनी ट्रैप्स। सो कुछ लोग 20s में मनी ट्रैप्स में फंसते हैं, कुछ लोग 30s में फंसते हैं, कुछ लोग 40s में फंसते हैं। लेकिन 20s में जो बंदा जिन मनी ट्रैप्स में फंसता है उनमें वो 30s में नहीं फंसता, और जो 30s में जिनमें फंसता है उनमें वो 40s में नहीं फंसता। मतलब कि ये 3 सेगमेंट्स हैं और इन तीनों सेगमेंट्स के मनी ट्रैप्स अलग अलग है। तो आप अगर क्योंकि आपने ये तीनों चीजें अपनी लाइफ में देख ली है, तीनों स्टेजेस देख ली है, तो आप एक बारी इस चीज को एक्सप्लेन कर पाओ कि 20s में किस तरीके के मनी ट्रैप्स आते हैं आपकी लाइफ में और उनसे कैसे बच सकते हैं, 30s में कैसे आते हैं और कैसे बच सकते हैं, स्पेशली 40s में कैसे आते हैं और 40s में कैसे बच सकते हैं। एक मैंने इसके लिए तो कुछ लिखा था। सबसे पहले तो 20s पे आते हैं। तो 20s में जो सबसे बड़ी चीज, जब आप स्टार्ट करते हो अपना करियर, तो आपको सुनने मिलता है योलो, which is you only live once। जोश हाँ, जवानी का जोश आ गया। तो you only live once, क्या का सेविंग्स करना है, क्या ये करना है, क्या कुछ करना है, तो कुछ ही नहीं करते आप, यू नो, यू जस्ट स्पेंडिंग एंड मतलब आपको पहली बार पैसे का चस्का लगा होता है, तो यू जस्ट कीप ऑन स्पेंडिंग एंड यू हैव दैट माइंडसेट कि मेरा तो लाइफ पहली बार एक ही बार जीने वाला हूँ। सेकंड है कि 20s की एज में हम जो एक और मिस्टेक करते हैं कि हमको दुनिया जहान की सब्सक्रिप्शंस चाहिए। ओके, जैसे हमें Amazon प्राइम चाहिए, नेटफ्लिक्स चाहिए, हमें जिम चाहिए, सब कुछ चाहिए। कंज्यूम क्या करना है वो नहीं पता हमारे को, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू हो जाता है जब आप 20s में होते हो। तीसरा इशू है कि आप क्रेडिट कार्ड ले तो लेते हो पर उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, ठीक है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आपका पहला टाइम होता है आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, तो आप देखते हो यार ये तो मजेदार चीज है यार कि जेब से, पहले भी बोला था कि पैसे में खुशबू होती है। हाँ, तो पैसे में खुशबू होती है। नया नया आपका अकाउंट खुलता है, नए नए उसमें कुछ पैसे आते हैं, तो ये खुशबू साथ ही आ जाती है, कूदते हुए आते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी। हाँ, आपको फोन आएगा, अरे सर ये प्लैटिनम सर लाउंज फ्री मिलेगा, सर आपको ये फ्री मिल जाएगा, 50 चीज फ्री मिल जाएगा। देखो, क्रेडिट कार्ड को भी यूज करने का तरीका होता है, अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है। बट आप यंग होते हो तो मैं ये नहीं अज्यूम करता कि आप उतनी रैशनैलिटी रखते हो अपने माइंड में, तो यू मेक दोस फुलिश डिसीजंस। और चौथा हो गया जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो था फोमो इन्वेस्टमेंट्स, कि फोमो बेस्ड आप इन्वेस्टमेंट्स करने लग जाते हो जब आप यंग होते हो। अरे यार मैं ये कर देता हूँ यार, ये क्रिप्टो ले लेता हूँ यार, ये मीम कॉइन ले लेता हूँ यार, ये कोई वो ले लेता हूँ, पेनी स्टॉक ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो ये आपके मेजरली 20s में ये मेजर आप मिस्टेक्स करते हो जो पैसे को लेके। तो 30s में है, सबसे पहले 30s का होता है कार। 3 चीजें हैं 30s की। एक है कार, आप है ना कोई ऐसी गाड़ी लेते हो जो आपको शो ऑफ के लिए होती है, ठीक है। तो आपके लिए वो यूटिलिटी है, नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कितनी EMI जा रही है, नहीं सोचते। आजकल ये 20s में भी काफी फेमस, 20s में भी होने लग गया, पर 30s में तो होना ही होना है, बिकॉज बाय दैट टाइम थोड़ा सा आपको और दिखाने को मिल जाता है, आप थोड़ा लाइफ में सीनियर बन जाते हैं। आपको लगता है यार मैं कौन सी यार ये छोटी गाड़ी से उतरूंगा, मेरे को तो बड़ी गाड़ी से आना, मैं कैसे मेट्रो से आ सकता हूँ, मेरे को, मैं ऑलमोस्ट एंड ऑफ जॉब तक आई यूज्ड टू गो ऑन अ मेट्रो, एंड ऑफ जॉब तक आई यूज्ड टू गो ऑन अ मेट्रो। तो ये सब चीजें एंड में बचाती हैं आपको, बट ठीक है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो गाड़ी हो गया। दूसरा हो गया घर। 30s में अचानक से एक प्रेशर आ जाता है, बेटा शादी करनी है। अब आपके पास पैसे हैं नहीं है, डाउन पेमेंट है नहीं है, आप EMI अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सब मैथमेटिक्स चूल्हे में जाती है, और फिर आप घर ले लेते हो जिसके लिए आपकी एक फिक्स्ड EMI बन जाती है। 2 चीजें फिक्स हो जाती है, आपकी लोकेशन फिक्स हो जाती है और आपकी EMI फिक्स हो जाती है, विच इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ व्हेन यू आर इन 30s, ठीक है। बिकॉज यू डोंट वांट अ फिक्सेटेड लाइफ इन 30s, यू वांट अ लाइफ वेयर यू कैन गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी और आप वहां जा सको। अगर कल को आप आज दिल्ली हो, कल को दुबई जाना है, आज दिल्ली हो, कल को मुंबई जाना है, बैंगलोर जाना है, आपका आज यहाँ पे जॉब 1 लाख रुपए का, वहां पे 2 लाख रुपए का मिल रहा है, तो आप ये करने में फिर आपको असक्षमता फील होगी, बिकॉज आपका एक घर है यहाँ पे, आपको कैसे जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, तो ये बहुत टेंशन रहती है। और तीसरा है आप करते हो शादी उधार लेके। मेरे एक स्टूडेंट है, उसके घर में उसके बाकी खर्चे 0 है ऑलमोस्ट, मतलब ना उसके घर का कोई EMI है, ना उसका घर का रेंट है, पेरेंट्स के साथ रहता है, पर एक ऐसे वो अपना बजट दिखा रहा था, तो हमने देखा 35,000 रुपए का उसके ऊपर लाइफस्टाइल लोन है। तो मतलब ये लाइफस्टाइल लोन क्या बोलते हैं, शादी की थी तो उसका 35,000 रुपए का किस्त भर रहा हूं। यस, 35,000 रुपीज अ मंथ ही इज पेइंग फॉर बिकॉज ही टुक लोन फॉर हिज मैरिज। तो ऑब्वियसली वो किस लिए लिया होगा, कि हनीमून होगा या फिर कोई बहुत ग्रैंड पार्टी की होगी। देखो भाई, जो कर सकते हो उतना अफोर्ड कर लो, इतना पैसा कमा लो कि 30 साल बाद जब अगर वो शादी में रहोगे तो फिर से एक अच्छा सा फंक्शन कर लेना, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आज अगर नहीं अफोर्ड कर सकते ना, तो मत करो, दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। तो ये मेजर 3 चीजें जो मुझे लगता है 30s आपका खराब कर देती है। तो ये एक हो गया। 40s में क्या होता है ना, 40s में एक अलग पीयर प्रेशर होता है। अलग पीयर प्रेशर क्या होता है कि जैसे आपके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं,
तो आप कोशिश करते हो कि आप अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में डालो। तो जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में डालते हो और कभी कभी वो आपके अफोर्डेबिलिटी लेवल से ज्यादा होते हैं, तो वहां के बच्चों के पेरेंट्स जा रहे हैं वेकेशन पे स्विट्जरलैंड, आप अपने बेटे को लेके जा रहे हो नागालैंड, तो बोलता है यार ये क्या है, मैं तो मेरे दोस्तों के पेरेंट्स तो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। तो ये एक पीयर प्रेशर आ जाता है और कभी कभी आपको उससे लिव अप करना पड़ जाता है। पुट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द चाइल्ड आल्सो, एंड देन यू आल्सो आर स्ट्रेन्ड ऑन योर बजट। अब आप बड़ी बच्चों के लिए आदमी कुछ भी कर देता है, तो वो कहता है कि यार ठीक है चलो मैं हम लोग भी स्विट्जरलैंड लेके जाते हैं। अब आपका बजट हिल गया, सब कुछ हो गया उसकी वजह से, ठीक है। दूसरी चीज आई थिंक 40s में जो है ना, वो लोग हेल्थ केयर को लेके इतना ज्यादा वो नहीं रहते, मतलब कॉन्शियस नहीं रहते, इन द सेंस कि वो लोग इंश्योरेंसेस पे फोकस नहीं करते, हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस पे फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं बाद में ले लेंगे, जब हम 50 होंगे तब ले लेंगे या उसके बाद ले लेंगे। तो ये एक और जो है मेरे को लगता है इशू है कि उस टाइम पे ये सब चीजों को अब आपको डेवलप करना पड़ता है। तीसरी चीज है 40s तक आते आते भी लोग है ना अपने लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं बना पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इमरजेंसी फंड हर कपल के पास, हर फैमिली के पास होना चाहिए, चाहे वो 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 12 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइफ सिचुएशंस क्या है, पर एटलीस्ट 6 से 12 महीने का आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, विच कुड बी लाइंग इन अ प्लेन सिंपल एफडी। उसका कोई काम नहीं है कि उसको वेल्थ बना के देनी है आपको। तो अगर आप ये अचीव कर सकते हो, तो मतलब अगर आप इन सब चीजों से बच सकते हो, तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड नॉट डू इन ईच ऑफ दीज एज फ्रेम्स ऑफ योर लाइफ। अभी आपने क्रेडिट कार्ड की बात करी, जब हम 20s के ट्रैप की बात कर रहे थे, इनफैक्ट 30s की भी बात कर रहे थे, तो क्रेडिट कार्ड पे आई वांट टू आस्क दैट, जैसे ना अ लॉट ऑफ पीपल से दैट क्रेडिट कार्ड इज अ डिस्ट्रक्टिव वेपन, बहुत लोग बोलते हैं बात, और बहुत लोग ये भी कहते हैं दैट क्रेडिट कार्ड इज अ गोल्ड माइन, क्रेडिट कार्ड से बढ़िया कोई चीज नहीं है। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसको आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ, और सबसे बड़ी बात, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में बहुत लोग फंस जाते हैं, तो अगर कोई फंस गया है वो निकल कैसे सकता है? एंड ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि ये गोल्ड माइन भी है, ये डिस्ट्रक्टिव वेपन भी है, इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेटली एक्सप्लेन कर पाओगे लोगों के लिए? देखो, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, उससे एनर्जी भी बनती है, बम भी बनता है। एनर्जी बनती है तो बहुत लो कॉस्ट एनर्जी बन सकती है, बहुत पोटेंट एनर्जी बन सकती है, और बम भी बन सकता है जो पूरे पूरे शहर को, देश को तबाह कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या न्यूक्लियर पावर अच्छी है या गंदी है? इट्स ऑन द हैंड्स ऑफ द यूजर, ठीक है। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड ऑल्सो इज इन द हैंड्स ऑफ द यूजर, ओके, ठीक है। अगर एक अच्छे व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है, जो फाइनेंशियली जुडिशियस है, जिसको खर्चों पे लिमिटेशन रखनी आती है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड एक्चुअली गोल्ड माइन है। मेरे पास 6 क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड आई यूज देम सो ब्यूटीफुली वेल। मजा आ जाता है, मतलब मेरे को कोई कभी परेशानी नहीं होती, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनमें चीजें एंजॉय करता हूँ। मेरे पास सारी मेंबरशिप्स हो जाती हैं, मेरे क्लब डिस्काउंट्स होते हैं, मेरे को लाउंज एक्सेसेस फ्री होते हैं, मेरे को कोई ना कोई माइल्स की वजह से कुछ मिल जाता है, मेरे साल के 2-3 बिजनेस क्लास अपग्रेड हो जाते हैं। तो काफी चीजें हो जाती है जो मेरे सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से ही हो जाती है। तो मैंने तो बहुत अच्छे से जुडिशियसली उस टूल को यूज करना सीख लिया। क्रेडिट कार्ड हर्ट्स यू इन अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट इज व्हेन यू डिफॉल्ट, बिकॉज वहां पे वो आपसे 36% 42% इंटरेस्ट पे लेते हैं पैसा। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के कुछ रूल्स को फॉलो करो तो बहुत आराम से आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज ये कि जैसे एक व्यक्ति नया सिस्टम में आता है, फाइनेंशियल सिस्टम में आता है, तो उसका क्रेडिट स्कोर -1 होता है, सिबिल स्कोर। दैट इज नॉट बिकॉज यू आर बैड, दैट इज बिकॉज सिबिल डजंट नो यू। तो सिबिल, अभी जैसे आप मेरे साथ व्यापार करते हो फॉर एग्जांपल, तो पहला जो आप कंसाइनमेंट दोगे उसमें आप पहले बोलोगे कैश एडवांस में दे। 10 तक कंसाइनमेंट तक आते आते बोलोगे यार नहीं आदमी अच्छा, चलो 5 दिन का क्रेडिट दे देते। तो दैट इज बिकॉज मैंने आपके साथ एक व्यवहार किया 10 बार, तब आपका मेरे पे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और तब आपने मेरे को एक क्रेडिट दिया। इसी तरह बैंक्स भी होते हैं। तो जब आपको अपना क्रेडिट स्कोर एस्टैब्लिश करना है तो आप एक एफडी रखते हो, समझो 10,000 की एफडी रखी, आपको 10,000 की एफडी पे 8-9 हजार रुपए का लिमिट मिल जाता है, और उस लिमिट का आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चालू करो, उसको स्वाइप करो, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाओ ताकि बैंक आपको जान पाए और आपको एक स्कोर दे पाए सिबिल का। तो क्रेडिट कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर क्रेडिट लाइफ। तो क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा टूल है अगर आप उसको जुडिशियसली यूज करना चाहते हो। उसके लिए कुछ चीजें मेंटेन कर लो, जैसे कभी भी आप मिनिमम बैलेंस मत भरो, आप पूरा पैसा भरो। क्रेडिट कार्ड के लिमिट का 30 से 40% से ज्यादा यूटिलाइज मत करो। एक क्रेडिट कार्ड के साथ लंबा रिश्ता निभाओ, 4-5 साल मिनिमम एक क्रेडिट कार्ड को रखो, गुस्से में आके काट मत दो क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। ड्यूज टाइम पे भरो, बस दैट्स इट। इतना 3-4 चीजें करो, देखो आप क्या मस्त लाइफ रहती है। इट कैन गिव यू, या इट्स वेरी सिंपल। सो अगेन इट इज ऑलवेज ऑन द यूजर, मतलब इसमें गलत सही की बात ही नहीं है। तलवार 2 धारी होती है, खुद को भी लग सकती है और सामने वाले को भी काट सकती है। इसका मतलब तलवार गलत नहीं है, उसका उपयोग गलत हो सकता है। आपने कहा कि आप ना स्टॉक्स पिक नहीं करते हो, तो मतलब आप म्यूचुअल फंड्स करते हो? बिल्कुल।
म्यूचुअल फंड्स में SIP करना कितना ठीक है? क्या इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है लोगों के लिए? किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहता है तो बेस्ट म्यूचुअल फंड वो अपने लिए, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को देखते हुए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए कैसे चूज कर सकता है? बाप रे, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, तो मैं कोशिश करता हूं उनका जवाब देने। देखिए, वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो जैसे USA में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स का, पर वो डायरेक्ट नहीं है, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही है। ठीक है, वैनगार्ड है, ब्लैक रॉक है, ये सबसे बड़ी कंपनीज है वहां पे जो म्यूचुअल फंड्स चलाती हैं। दे हैव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, बिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस। ठीक है, आई थिंक ब्लैक रॉक इज समवेयर अराउंड $10 trillion US. वैनगार्ड इज आल्सो क्लोज सेकंड एट 7-8 और समथिंग लाइक दैट। तो आपको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में इन बड़े फंड हाउसेस को ही इंटरेस्ट किया जाता है कि वो छोटे निवेशकों का पैसा निवेश करें। और अगेन कमिंग बैक टू ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, यही होना चाहिए, यू डू व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड यू डोंट डू व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। जो बात समझ आए वो करो, जो बात नहीं समझ आए मत करो। स्टॉक्स ओन करना डायरेक्टली बहुत मुश्किल होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि स्टॉक्स में ना सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं चलते, इमोशंस भी चलते हैं। कभी कभी स्टॉक अचानक से भाग गया तो आपका मन करेगा मैं बेच देता हूं, हो सकता है उसमें अभी रैली बाची हुई थी। जैसे मेरे पास सुजलॉन था, 14 रुपए में खरीदा था, 7 रुपए गया, 45 आया, मैंने बेच दिया, 80 चल रहा है। था, बिल्कुल था, तो बहुत पहले लिया हुआ था, तो 45 आया, हमें तो लगा वाह वाह मजे लग गए, 3 गुना हो गया, चलो बाय बाय करते हैं। पर हमें क्या पता था उसमें और भी स्कोप थी, रैली थी, हमने स्टडी नहीं किया उसको। तो गलती हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक 80% गिर के आप होल्ड करके बैठ जाते हो। 2017-18 में 2 कंपनियां मेरी थी, वो वाइप आउट हो गई, जो मेरे जिसके स्टॉक्स थे मेरे पास। ऐसा नहीं मैंने पहले स्टॉक पिकिंग नहीं की हुई है, पर बहुत हारा हूं मैं उसमें। और लास्ट में मैंने देखा कि यार लीस्ट एफर्ट डाल के, दिमाग नहीं लगा के, जहां सबसे ज्यादा पैसा बना वो तो म्यूचुअल फंड में बन गया। तब मैंने बंद कर दिया था, 2018 के आसपास मैंने बंद कर दिया। कुछ स्टॉक्स ओन करता हूं जो बिकॉज तब ओन किए थे तो बस ओन है, वो इसलिए पड़े हुए हैं। मतलब और कोई आज जाके मैं मतलब PSU बैंक, PSU देश, डिफेंस, ये सब नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करता। तो मुझे लगा कि सबसे कम समय लगा के, सबसे कम इंटेलिजेंस लगा के, अपने एक्चुअल काम पे फोकस करके अगर मैं पैसा कमा पा रहा हूं पैसिवली, तो वो म्यूचुअल फंड है। तो मैंने किया, वो किया, तो मैंने आज पैसे बना लिए। अब किसको म्यूचुअल फंड करना चाहिए? मेरे हिसाब से सब उस आदमी को म्यूचुअल फंड करना चाहिए जो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट्स को नहीं प्ले कर सकता, जिसके पास ना टाइम है, ना नॉलेज है, ना इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि यही 3 चीजें चाहिए होती है अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्शन लेना है। आपको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम चाहिए। अगर आपके पास इन तीनों में कुछ नहीं है तो आप छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, क्यों दिमाग लगा रहे हो? अपने काम पे काम लगाओ। आप अच्छे सर्जन हो, अच्छे सर्जन बनो, है ना। आप अच्छे क्या कहते हैं म्यूजिशियन हो तो अच्छे म्यूजिशियन बनो। क्यों ये सब पीछे चीजों के पीछे पड़े हुए? तो हर व्यक्ति को म्यूचुअल फंड करना चाहिए। म्यूचुअल फंड कौन सा करना चाहिए? म्यूचुअल फंड वो करना चाहिए जिसके बेस जो आपके गोल के साथ अलाइन करे। अगर आपका गोल छोटे ड्यूरेशन का है, 5 साल का है, तो आपको ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहिए। आपका गोल 20-25 साल का है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, आप स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा डाल सकते हो पैसे, क्योंकि आपका गोल 20-25 साल का, अगर मार्केट क्रैश भी कर गए तो यू हैव टाइम टू होल्ड। तो एसेट एलोकेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर एज। एसेट एलोकेशन इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ योर गोल। आप 20 साल के हो, ठीक है, आपका गोल, हाँ एग्जाम्पल है, आप 20 साल के हो आप 20 साल के हो, आपका गोल जो है वो 5 साल दूर है, ठीक है। मैं 40 साल का हूं, मेरा गोल 20 साल दूर है। यू कैन टेक लेस रिस्क, आई कैन टेक मोर रिस्क, दो यू आर फार यंगर देन मी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मेरे गोल की अवधि बहुत लंबी है, तो मैं रिस्क ले सकता हूं। आपका गोल ही 5 साल बाद है, आपको गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी के लिए 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट चाहिए, तो आपको तो 5 साल बाद पैसा चाहिए। अचानक से मार्केट क्रैश कर गई 2 साल बाद, तो आपका तो पैसा रिकवर ही नहीं होगा। तो आप कम पैसा इक्विटी में डालोगे और ज्यादा पैसा आप डेट या फिर पैसिव या फिर ये इंडेक्स में डालोगे, ताकि प्रोटेक्टेड रहो। आपके लिए प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव लॉन्गर ड्यूरेशन। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो, इनके बेसिस पे सिलेक्ट करते हो। अब आप एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड कौन सा सिलेक्ट करोगे, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप कुछ रिटर्न्स देखो, 3 ईयर रिटर्न देखो, 5 ईयर रिटर्न्स देखो, रोलिंग रिटर्न्स जरूर देखो, ठीक है। रोलिंग रिटर्न्स के बिना म्यूचुअल फंड मत सिलेक्ट करो। रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है? जैसे कुछ 2 म्यूचुअल फंड है, दोनों ने 5 साल में 25% का रिटर्न दिया है, पर एक म्यूचुअल फंड है जिसने कभी 10% दिया, कभी 50% दिया है, कभी माइनस दिया है, और एक है जिसने कभी 20 दिया है, 22 दिया है, 25 दिया है, 28 दिया है, 30 दिया है। तो आपको पता है यार, ये वाला जो है ना, ये सिंसियर म्यूचुअल फंड है, ये आसपास ही देता है, और ये पागल है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो मतलब इसमें कोई एक आधा स्टॉक पकड़ लिया तो इसकी बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। तो आपको रोलिंग रिटर्न्स देखने होते हैं, रोलिंग रिटर्न्स आप चेक कर लो, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स उनके चेक कर लो, ठीक है। और उसके अलावा आप ये देख लो कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना बेटर होता है, क्योंकि वो भी आपके जेब से ही जा रहा है एक तरीके से।
और वो आज पिंच नहीं होता, जब आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाता है फिर पिंच होने लग जाता है कि यार इतना बड़ा एक्सपेंस रेशियो क्यों जा रहा है मेरे जेब से। तो ये कुछ चीजें आप चेक करोगे तो आप अपना राइट म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अभी भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो संजय सर की वीडियो देखो। हाँ, फिर हमारी वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। चलो, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही विच इज कैपिटल एलोकेशन। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल एलोकेशन की स्टेज तक कोई भी बंदा तब पहुंचता है जब वो बजटिंग सही से कर रहा हो अपनी लाइफ में, राइट? एंड दिस इज अब नॉन सेट, मतलब ये फाइनेंशियल रूल्स है कि अगर आपकी बजटिंग खराब है तो आप सही से कैपिटल भी एलोकेट नहीं कर पाओगे, कैपिटल आपके पास बचेगा नहीं। सही कह रहा हूं। सो पीछे वाले डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, बजटिंग पे आते हैं। एक बार ये समझते हैं कि बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक की लाइफ में, रिगार्डलेस ऑफ कि उसके पास पैसा कितना पड़ा है। और क्या कुछ चीजें हैं जो उसे देखनी बहुत जरूरी है जब वो अपना बजट बना रहा है, चाहे पैसा उस पर कितना भी हो। तो ये सबके लिए अप्लाई करता है। देखिए, आप जब भी को अपना फोन खोलते हैं, कोई ए प्लेस से बी प्लेस जाना है आपको, तो आप गूगल मैप्स खोलते हैं। हाँ? तो गूगल मैप्स सबसे पहली चीज क्या देखता है? वो आपकी करंट लोकेशन देखता है। इन योर केस इट कैन फेच बिकॉज उसका जीपीएस ऑन है, तो वो फेच कर लेता है। फिर आप उसको उसकी अपनी डिजायर्ड लोकेशन बताते हैं और फिर वो आपको एक पाथ बताता है उस लोकेशन। 2-3 पाथ बताता है, ये पाथ से जाओगे तो 35 मिनट लगेगा, ये पाथ से जाओगे तो 40 मिनट लगेगा, सब बताता है। ये ही लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ भी यही है। जो आपका करंट लोकेशन है वो आपका बजट है। अगर आपका करंट लोकेशन नहीं है ना तो आप डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच ही नहीं सकते। देयर विल बी नो मैप, देयर विल बी नो पाथ टिल द टाइम यू डोंट हैव योर करंट लोकेशन विद यू। तो बजटिंग एक्ट्स एज योर करंट लोकेशन। इट टेल्स यू कि आज आप पैसे को कहां खर्च कर रहे हो। इट टेल्स यू ये पैसे में कितना वेस्टफुल एक्सपेंसेस है, कितना नीडफुल एक्सपेंसेस है और कितना मीनिंगफुल एक्सपेंसेस है। कौन सा आरओआई में आपको ग्रोथ देने वाला है, कौन सी चीज इन्वेस्टमेंट है, कौन सी चीज में एक्सपेंस चल रही है। अब बहुत सारे लोग है ना आदित्य, दुखी रहते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ बाइक खरीदना चाहता था या फिर मैं घूमना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं, मैं तो बिल्कुल 30,000 की तनख्वाह पे हूं। और कुछ लोग मैंने देखा 30,000 की तनख्वाह में इतने खुश होते हैं जिसका हिसाब। पता है क्यों? सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि 30,000 में जो खुश होता है ना, वो व्यक्ति ये जानता है कि मैं क्यों खुश होना चाहता था, मेरे लिए क्या खुशी थी। हर आदमी के लिए मटेरियल हैप्पीनेस कुछ होती है, ठीक है यार, ये एक चीज मेरे पास बाइक होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, वेकेशन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो वो अगर उस व्यक्ति को पता है कि ये मेरे को हैप्पीनेस देती है, तो वो क्या कर, जो स्मार्ट बंदा है, जो हैप्पी बनेगा बाद में 30,000 की तनख्वाह में, वो बाकी सारे एक्सपेंसेस को रूथलेसली मर्डर कर देता है। कि जो वेस्टफुल एक्सपेंसेस, मैं सिगरेट पी सकता था नहीं पीऊंगा, जाओ मैं दारू पी सकता था नहीं पीऊंगा, मैं 4 बार स्विगी जोमेटो कर सकता था नहीं करूंगा, 20 सब्सक्रिप्शन ले सकता था नहीं लूंगा, मैं इसमें से 5,000 रुपए बचाऊंगा महीने के। और इस 5,000 से जो मैं बाइक लेना चाहता था या मैं साल में एक बार बड़ी ट्रिप करना चाहता था वो करूंगा। तो एक व्यक्ति होगा जो लाखों रुपए कमा के भी रो रहा होगा और एक व्यक्ति होगा जो हजारों रुपए कमा के भी एकदम ऐसे जी रहा होगा जैसे कोई किंग है। वो क्यों है? सिर्फ राइट बजटिंग के कारण। मैं हमेशा कहता हूं अपना हैप्पीनेस विजन और अपने बजट को अलाइन करो। आपका बजट में पैसा कहां जा रहा है उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप खुश रह सकते हो कि नहीं रह सकते। आप बोल रहे हो आपको ट्रिप करना है और एक तरफ आप दिन की 15 सिगरेट फूक रहे हो। अब आपको पता ही नहीं है 15 सिगरेट मतलब 150 रुपया, 150 रुपया मतलब महीने का 4,500 रुपया, मतलब साल का 54,000 रुपया। मैं नहीं कह रहा पूरी छोड़ दो, आधी छोड़ दो तो 27,000 रुपए बच जाएंगे। आप एक ट्रिप बना सकते हो 27,000 रुपए में। You can cut down on anything. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई लोग अल्कोहल पीते हैं, उस पर आप कट डाउन कर लो। मैं नहीं कह रहा 4 पैक पीते हो 2 पे आ जाओ, 1 पे आ जाओ। कोशिश तो करो यार, स्टार्ट तो करो। वेस्टफुल एक्सपेंस, ठीक है, वेस्टफुल एक्सपेंस को कट करो और जहां जो चीज खुशी देती है उसको करो, बिल्कुल करो। तो एक कम पैसे वाला भी व्यक्ति खुश रह सकता है और एक ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति भी दुखी रह सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ कंप्लीट बजटिंग। मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, 7 लाख रुपए महीना तनख्वाह थी, 7 lakhs पर मंथ, और उसके पैसे ना 20-25 तारीख को खत्म हो जाते थे। कैसे? क्योंकि उसके पास एक गाड़ी थी, उसमें एक ड्राइवर था, उसमें एक हेल्पर था, उसमें 18 साल वाली 10-12 बोतलें पड़ी होती थी, उसको लैविश लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, नया फोन आया तो इमीडिएटली खरीदना है, बस छोड़ना नहीं है, कोई भी नया गैजेट आया तो खरीदना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े पहनने हैं, अपडेट करते रहना है। जब दोस्तों के साथ जाए तो अपना क्रेडिट कार्ड टेबल पे रखना है दिखाने के लिए, देख भाई के पास पैसा है, तो वो 30-40 हजार रुपए का स्वाइप उस पर मार दिया, तो और पुराने पर्सनल लोन्स चल रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू बिकम पुअर। द फास्टेस्ट वे टू लूज योर मनी इज टू शो दैट यू हैव मनी। तो बस यही हुआ इसके साथ। क्योंकि खुशबू तो होती है, खुशबू होती है, पैसे में खुशबू होती है, सब तक पहुंच जाती है, घूम फिर के वहीं आ गए, खुशबू होती है। ये जो आपने बात बोली बजटिंग वाली, इसको आप
किसी ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझा सकते हो? क्योंकि आप फाइनेंशियल कंसल्टिंग करते हो तो अपने क्लाइंट्स के यहाँ पे ये चीज बहुत होते हुए देखी हो कि बजटिंग में मिसमैनेजमेंट होने की वजह से डाउनफॉल आ गया या कोई इशू आ गया। देखो हर व्यक्ति ना कहीं पुअर होता है बजटिंग में। जैसे आई वुड से आई एम पुअर विद माय हेल्थ बजटिंग। ओके, ठीक है। सो हेल्थ बजटिंग क्या है? आई शुड नो व्हाट माय करंट वेट इज, आई शुड नो व्हाट माय डिजायर्ड वेट इज, आई शुड नो व्हाट शुड आई ईट और डू टू रीच देयर। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मैं हेल्थ बजटिंग में बहुत पुअर हूं। तो कोई हेल्थ डॉक्टर होगा या हेल्थ कंसल्टेंट होगा, वो बोलेगा नहीं दिस इज नॉट अ गुड गाय। मैं हो सकता है फाइनेंशियल बजटिंग में जबरदस्त हूं। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेसमैन जो होता है ना, वो भी कभी कभी बिजनेस में बहुत अच्छा होता है पर फाइनेंशियल बजटिंग में बहुत खराब होता है। उसको मार्केटिंग बहुत करनी आती है, प्रोडक्ट के बारे में समझ आती है, कंज्यूमर बिहेवियर समझ आता है, पर एंड ऑफ द डे वो सोचता है मैं सब कुछ करने के बाद भी मेरे जेब में पैसा क्यों नहीं बच रहा है यार। और एक बार वो मीम देखी थी ना, अरे 35 लाख लगाए थे 36 लाख का लॉस कैसे हो गया। तो वैसी सिचुएशन हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं हो। ओके, मैं अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं हूं। मैं ये नहीं देख रहा कि आज मुझे कितना वजन कम करना चाहिए और मैं क्या एक्शन लूं उसे। और इसी तरह एक बिजनेस अनकॉन्शियस होता है अपने बजट्स को लेके। हम काफी जगह जाते हैं, जब भी मैं कोई असाइनमेंट पिकअप करता हूँ, मेरा ये पहला काम होता है, मुझे इट्स लाइक एस्ट्रोलॉजर हो चुके हैं हम लोग को, हमें पता है वो क्या गलती कर रहा है। वर्किंग कैपिटल का इशू होगा, बजट्स पता नहीं होंगे, हम तो उससे 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, हमें समझ आ जाती है कहाँ फंसा हुआ बेचारा। तो हम पहले बजट क्रिएट करते हैं। बजट जब वो पहली बार देखता है ना, उसको पता ही नहीं होता, बोले अरे इतनी तनख्वाह जा रही है, ओ इतना ईएमआई जा रहा है, ओ माय गॉड मेरा बिजली का बिल इतना आता है, अच्छा इतना मेरे एम्प्लॉय लोग खाना खा जाते हैं। मतलब ये उसको पहली बार रियलाइज होता है, मतलब कॉन्शियसली रियलाइज होता है। हाँ, कि यार ये जो हम मस्ती में रोज जोमैटो स्विगी कर रहे हैं, इतना पड़ रहा है। मतलब लोगों को कॉन्शियसली रियलाइजेशन ही नहीं है। रियलाइजेशन okay. जब आप रियलाइज ही नहीं करोगे, अगर मुझे रियलाइज ही नहीं मेरा वेट ज्यादा है, तो मैं क्या कर्ब करूंगा उसको, क्या कम करूंगा? सेम है। तो ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो डोंट बजट एंड ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस आर द बेस्ट इन बजटिंग। आप किसी भी बंदे से पूछो कि व्हाई इज अडानी अडानी एंड व्हाई इज अंबानी अंबानी, बिकॉज़ दे आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस। हाँ, कमी है क्या पैसों की उनके पास? नहीं, फिर भी दे आर एक्सट्रीमली कॉस्ट कॉन्शियस। दे वर्क ऑन प्योर कॉस्टिंग, क्योंकि उनको पता है अगर हमने कॉस्ट में डिसरप्शन लेके आ गए तो हम सेल्स में तो कुछ भी कम कर देंगे ना। आज जियो क्यों बना? बिकॉज उन्होंने वॉइस कॉल फ्री दे दी जो बाकी ऑपरेटर्स नहीं दे पा रहे थे। तो कुछ तो उन्होंने खेला होगा ना, कहीं तो उन्होंने कॉस्ट की धज्जियां उड़ाई होगी कि वो उस लेवल पे आए हैं। तो कुछ उन्होंने दुनिया से अलग किया जिस वजह से वो दुनिया से अलग हुए। तो बहुत सिंपल है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ना है तो उसको बजट करना पड़ता है। और बहुत सिंपल, अगले 3 महीने आपके क्या फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, क्या वेरिएबल एक्सपेंसेस है, वो लिख दो। पिछले 3 महीने का ट्रेंड पकड़ लो कि भाई पिछले 3 महीने में तनख्वाहें कितनी गई, कितना मेरा बिजली का बिल था, कितना मेरा घर का ये ऑफिस का रेंट था। ये 5-6 चीजें बड़ी होती हैं। उसके अलावा कोई छोटा मिसलेनियस एक्सपेंस है, उसको मिसलेनियस लिख दो कि ठीक है मिसलेनियस होने वाला। कोई पीरियोडिक एक्सपेंस आ रहा है कि भाई इस महीने कुछ कोई ईएमआई जानी थी या कोई लोन का रिपेमेंट होना था, वो लिख दो। जब आप एक बिजनेस में अगले 3 महीने की विजिट, देखो आप समझो रात को 10 बजे, ठीक है, स्ट्रीट लाइट चल रही नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हो, अपनी हेडलाइट बंद कर दो, तो आप गाड़ी कॉन्फिडेंस से चला पाओगे कि नहीं? एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो बिजनेस भी यही कर रहा है ना, अगर बजट नहीं बना रहा तो। ओके, अंधेरी लाइट, इंडिविजुअल आदमी भी यही कर रहा है। तो जब एक बिजनेसमैन को अगर 3 महीने का उसने बना दिया, तो उसने हेडलाइट चालू कर दी जिससे उसको अब आगे 500 मीटर दिख रहा है। अब 500 मीटर तक वो कॉन्फिडेंटली चलाता रह सकता है, विच इज कंटिन्यूअसली वो 500 मीटर अपडेट होता रहेगा। तो वो अच्छा, अगर उसने 1 साल की बजटिंग करी तो 500 की जगह 2 किलोमीटर देख सकता है। अब उसकी तेजी से चलाएगा गाड़ी कि उसको 2 किलोमीटर का दिख रहा है। कभी कभी कहते हैं ना वो रन पे फॉग आ गया इसलिए प्लेन टेंशन में है। जब रोड अपने दिल्ली में तो बहुत होती है फॉग, जब अपन समझो पंजाब जा रहे होते हैं विंटर्स में, अगली गाड़ी नहीं दिख रही होती, अचानक से हमारी स्पीड 10 की हो जाती है और सब वो है ब्लिंकर चला देते हैं। क्यों? क्योंकि दिख रहा ही नहीं ना आगे। यू डोंट नो आगे कोई गाड़ी आगे तो धम करके लग जाएगी। तो यू आर एट 10 का स्पीड, ऐसे देख रहे हो आप। बजटिंग भी यही है, अगर आप बजटिंग करोगे तो आप आराम से चलो, बस आराम से बढ़िया से अपनी 40-50 की 60 की स्पीड मेंटेन करके जा सकते हो। तो बजटिंग इज लाइक हेडलाइट। जितना लंबा बजटिंग करोगे उतना लंबा आगे देखोगे, उतना स्पीड से जा सकोगे। तो बजट, बिजनेस में स्पीड लानी है तो बजट लेके आ जाओ। करेक्ट बजटिंग बिल्कुल आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, अगले 3 महीने में आपको ये दिख रहा है आदित्य कि यार शॉर्टफॉल है यार, कहीं से 1 करोड़ रुपए जुगाड़ना पड़ेगा। तो आज आपको पता चल गया, आज आप एक्शन ले सकते हो, बैंक को अप्रोच कर सकते हो, कोई दोस्त को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन जरूरत पड़ गई उस दिन कोई देने नहीं वाला। जिस दिन जरूरत होती है ना उस दिन लोन नहीं मिलता।
पहले जो अगर आपने 3 महीने पहले देख लिया, एंटिसिपेट कर लिया, यार ये मेरे को ना 70 दिन बाद एक शॉर्टफॉल दिख रहा है कि मेरे अभी ले लो लोन, अभी बात कर लो लोन के लिए, तैयार रख लो, भगवान की कृपा से नहीं आए पर आ जाए तो ठाक करके लिया और डाल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज से आप निश्चिंत हो गए। तो ये सारी चीजें आप तब कर सकते हो जब आप फोरकास्ट कर सकते हो। फोरकास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज से 2 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल हुआ है, LIC का IPO आया था। उस टाइम पे मेरा एक काफी अच्छा फ्रेंड है गौतम, उसने बोला भाई क्या सीन है, पैसे नहीं डाल रहा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं डाल रहा। तो मैंने कहा तू डाल रहा है? कहता मैंने तो अपने अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, मम्मी के अकाउंट से, हर जगह से अप्लाई कर दिया। सबका बदला लेगा तेरा फैजल, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। सो आई वाज लाइक कि मैंने कहा यार एक बात बता, अगर तूने अप्लाई कर दी है तो क्यों अप्लाई करती है? मतलब डू यू हैव, आई बिलीव कि कोई भी बंदा अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है उसके पीछे उसकी कोई कुछ तो मैथ होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ, या तो इमोशंस होंगे या थीसिस होगी। इमोशंस है तो गलत जा रहे हो, थीसिस है तो, और थीसिस सही है तो सही जा रहे हो। सो उसकी थीसिस ये थी कि फेमस कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, IPO में तो प्रॉफिट हो गई। डू यू थिंक दैट दिस इज द करेक्ट थीसिस और देयर इज समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दिस थीसिस? बिकॉज उसकी ये थीसिस मैं बाय नहीं कर पाया था और मैं किसी की थीसिस पे वैसे भी पैसे नहीं लगाता, तो मैंने तो इसलिए पैसे नहीं डाले थे। बिकॉज मेरा जो व्यू था वो ये था कि इफ द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी are not saying that it will blow up in the next 2 years, 3 years. So forward commentary बहुत नेगेटिव है स्टॉक की। फॉरवर्ड कमेंट्री, और बाजार ऑपरेट करता है फॉरवर्ड कमेंट्री पे। अगर फॉरवर्ड कमेंट्री पॉजिटिव नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि कैपिटल गेन्स होंगे, और कैपिटल लॉसेस हुए थे LIC के IPO में, सबको पता है। लिस्टिंग लॉस था। आपसे मेरा सवाल ये है, ये जो बात पूरी मैंने कॉन्टेक्स्ट रखने के लिए बोली थी, आपसे मेरा सवाल ये है कि IPO इन्वेस्टिंग को आप कितना फेवर करते हो? कोई अगर करना चाहता है तो कैसे करे, और किसको IPO इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और जो करना चाह रहा है वो किन पैरामीटर्स को देखते हुए इस चीज को करे? IPO में पैसा डालने से पहले उसे कुछ चीजें जो उसे पता होनी चाहिए। देखो, लोगों को शायद ये पता ही नहीं कि IPO के पहले एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, RHP। DRHP तो ड्राफ्ट, फिर वो होता है फाइनल, व्हिच इज RHP। रेड हेरिंग वर्ड है ना, अगर आप उसका डिक्शनरी मीनिंग निकालो तो उसका मतलब होता है रिस्क, रेड हेरिंग। ठीक है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी की कुंडली होती है, और उसमें जो पहला सेट होता है वो पहला सेट होता है कि ये कंपनी कौन सी सिचुएशंस में फेल हो सकती है। तो एक बार मैंने 2 वीडियो बनाई थी, एक बार ओला इलेक्ट्रिक का IPO पे बनाई थी और इस पे बनाई थी, और मैंने DRHP खोल के बनाई थी फर्स्ट क्राई पे, कि DRHP ओपन किया और पूरा मैंने दिखाया कि DRHP में क्या क्या लिखा है। तब DRHP था, तब तक RHP आया नहीं था, ऐसा कुछ था। तो हमें ना एज इन्वेस्टर्स कंपनियों के बारे में कुछ पता नहीं होता, ना हम स्टडी कर सकते ना हम अंडरस्टैंड कर सकते। इट्स अ गेम ऑफ इमोशंस। ओके। और मेरी IPO की थीसिस, आज तक मैंने IPO कभी अप्लाई नहीं किया। अच्छा। हाँ, मैं नहीं अप्लाई करता है, 1 रुपए का IPO नहीं अप्लाई करता। मेरे फादर के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट होता है इस पे, वो करते थे। और मैं आपको अभी उनका पोर्टफोलियो खोल के दिखा देता हूँ। IPO वाला एक सेपरेट पोर्टफोलियो है, पिछले 7-8 IPO लग गए उनको, और उसमें कुछ में कम लगे, किसमें ज्यादा लगे, उसमें से 1 विनिंग है, 7 लॉस में, और पूरा पोर्टफोलियो लॉस में है। ये गेम आप जीत ही नहीं सकते, पॉइंट नंबर 1। ओके। क्योंकि जो अच्छा IPO है वो आपको लगेगा नहीं, और जो लगेगा वो अच्छा नहीं होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग। पेटीएम सबको लगा, हाँ, क्या हुआ? लॉस। 2150 में अलॉट हुआ था, 1800 के आसपास खुला, आज 500 चल रहा है। अब मेजरली इन्वेस्टर्स रुक गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक इमोशनल, ये बिहेवियरल फाइनेंस का पार्ट है कि जब आपका लॉस होने लगता है आप काटते नहीं हो पोजीशन, तो सब रुक गए होंगे, मोटा मोटी सबके पास आज वो शेयर होगा। ठीक है, बाद में स्टार हेल्थ आया, जोमेटो आया, जोमेटो 40 तक गया, फिर जाके अब बाउंस बैक हुआ, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स चेंज हुए। तो आप तो ये सब ट्रैक नहीं कर सकते थे। अच्छा, अलॉट भी होता तो 1 लॉट होता, 1 लॉट को आप डबल भी करोगे तो 10,000 रुपए का मुनाफा है। आपका प्रॉफिट 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, और आपका लॉस कितना है? बहुत बड़ा है, और आप होल्ड करने बैठ जाओगे उसको। तो मैं तो IPO थीसिस इन्वेस्टमेंट्स के टोटली अगेंस्ट। ओके। जो आपको मिलेगा वो अच्छा होगा नहीं, और जो अच्छा होगा वो आपको मिलेगा नहीं। बहुत सिंपल है। तो इसलिए IPO के टोटली दूर रहो। दूर रहो। आपका काम नहीं है स्टॉक पिक करना,
आपने अभी 10 चीजें बोल दी मेरे को, उसका फॉरवर्ड ये था, ये था, ये था, तो आप समझते हो क्योंकि आप हो सकता है इंटरेस्टेड हो मार्केट में, आप स्टडी करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, एक्टिवली इन्वेस्ट करते होगे। जनता को कहां समझ आने वाला है ये सब? आना भी नहीं चाहिए। आप अपना काम करो, जो आपका ओरिजिनल काम है वो पकड़ो। आपको अपनी जो भी निवेश है वो फंड्स के थ्रू करो, क्योंकि आप समझो यार, आप और मैं उठा के कितने शेयर खरीद लेंगे? अगर समझो आप और मैं आज रिलायंस के शेयर खरीदें, हाँ 50 शेयर, 100, 200, 500, 1000, उससे ज्यादा तो नहीं खरीदेंगे। तो क्या आप और मैं मुकेश अंबानी से बात कर सकते हैं, मनोज मोदी से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर एक फंड हाउस का जो हेड होता है ना, वो आएगा, वो बोलेगा कि भाई साहब मैं आपकी कंपनी में 10,000 करोड़ डालने वाला हूं, मुझे जरा एक मीटिंग चाहिए अंबानी साहब के साथ, मुझे पता करना है कि उनके फॉरवर्ड प्लान्स क्या है। तो वो मिल सकता है। उसमें उतनी अक्ल है एनालाइज करने की, वो इतने साल से मार्केट में बैठा हुआ है, वो राइट टाइम पे एक्ट कर सकता है, उसमें इमोशंस नहीं है, उसको उसके उन लोग के रूल बुक सेट होती है और वो रूल बुक फॉलो करनी पड़ती है। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि ये हमारा काम ही नहीं है भाई। सीएफए हूं फिर भी मैं कहता हूं मेरा काम नहीं है, तो अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं आपको? और वेल्थ मैंने जब जब कोशिश करी स्टॉक से बनाने की, मुझसे नहीं बनी, गलती हुई, तो मैंने अपना काम छोड़ दिया ना, वो अवॉइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे दिया, उनका काम है, वो बेचारे रोज मैनेज करते हैं, वो करते ठीक है, थोड़ी सी फीस ले लेते हैं। सो आईपीओ इन्वेस्टिंग के मैं तो पर्टिकुलरली बहुत ही अगेंस्ट हूं। ये यूजलेस फ्रेंजी है, जो अच्छा होता है वो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो अच्छा नहीं। मेक्स कंप्लीट सेंस, एंड आई होप कि आपको भी इससे काफी सारी चीजें समझ में आई हो।